बाकी स्टोरीज़ के भी एपिसोड आएंगे, बाकी सब के एक एपिसोड फ्री में हमेशा आते रहेंगे। आप लोग नई स्टोरी भी सुन सकते हो। मैं योद्धा नहीं हूँ, ये बहुत कंप्लीट स्टोरी है और इसके अप्रॉक्स 400 एपिसोड तक जाएंगे। 400 या 500 के नीचे ही रहेंगे एपिसोड, ज़्यादा नहीं एपिसोड हैं। फिर 1 महीने के अंदर हम लोग पहुँचा देंगे इसको जहाँ तक हम लोगों ने छोड़ा था। उसके बाद के एपिसोड भी आएंगे और इसी वाइस में आएंगे था। लेकिन अमर बर्ड ब्लू शरीर की एक विशेषता है, यह निर्वाणा में लगातार पुनर्जन्म ले सकता है। हर बार निर्वाणा के बाद उसकी आत्मा एक अद्भुत स्तर तक बढ़ जाती है। इस निर्वाणा के सफल होने के बाद उसकी आत्मा संभवतः मध्यम स्तर के आत्मा शरीर तक पहुंच जाएगी। मोहन ने समझाया, उसकी आंखों में ईर्ष्या झलक रही थी। यह मेरे फीनिक्स रक्त रेखा से कितना मिलता जुलता है। शिवम चौंका। जब फीनिक्स रक्त रेखा ने आत्मा शरीर को एकजुटता करना शुरू किया था तब ये भी एक निम्न स्तर का आत्मा शरीर था। उसे निरंतर उच्च स्तर पर जाने के लिए असली ड्रैगन की आत्मा को निगलना पड़ा। जबकि अमर बर्ड ब्लू शरीर निर्वाणा के माध्यम से पुनर्जन्म लेकर स्वयं विकसित हो सकता है। शायद शीर्ष 10 युद्ध जानवरों की रक्त रेखा को जागृत करना इतना आसान नहीं होता। इसके अलावा स्वर्ग और पृथ्वी के बीच अनंत वर्षों में शीर्ष 10 युद्ध जानवरों की बराबरी करने वाली या उन्हें पार करने वाली रक्त रेखाएं असंभव नहीं है। एक बार ऐसी रक्त रेखा जागृत हो जाए तो वह भी भयावह होती है। लगता है आत्मा शरीर जो निरंतर विकसित हो सकता है, जैसे ड्रैगन युद्ध शरीर, भी असंभव नहीं है। आखिरकार आत्मा रक्त रेखा नहीं है। रक्त रेखा जन्मजात होती है और एक बार जागृत होने पर इसे सुधार सकते हैं, लेकिन निर्वाणा के माध्यम से सभी को उन्नत किया जा सकता है। आत्मा शरीर रक्त से उत्पन्न होता है, ये जन्मजात नहीं है। मुझे डर है कि इसकी सीमाएं इतनी बड़ी नहीं हैं और इसका विकसित होना सामान्य है। लपटें और तेज होती गई फीनिक्स गूंजता और उड़ता रहा, लेकिन एक दिन बाद जलती हुई लपटें चरम पर पहुंचकर तेजी से सिमट गईं और फीनिक्स स्पिरिट का रूप प्रकट हुआ। इस समय आदिति की साधना भले ही अभी भी अर्धसिंथ के तीसरे चरण में थी, लेकिन पहले से कहीं अधिक प्रबल थी। यहाँ तक कि शिवम ने भी एक हल्का दबाव महसूस किया। आदिति का आत्मा शरीर सफलतापूर्वक विकसित हो गया और मध्यम स्तर आत्मा शरीर तक पहुंच गया। हुशश जैसे ही लपटें शांत हुई, अदिति खड़ी हो गई। अदिति बधाई हो। मोहन, विमल और अन्य सभी ने आदिति को बधाई दी। उनकी आंखों में ईर्ष्या थी, लेकिन निराशा नहीं। उच्च स्तर की आत्मा का अर्थ है अधिक शक्तिशाली प्रतिभा और समान स्तर पर अधिक युद्ध शक्ति, लेकिन भविष्य की उपलब्धियां जरूरी नहीं कि अधिक हों। वे स्वयं भी आकाशीय शरीर के अस्तित्व थे और सम्राट स्तर पर प्रहार करने की क्षमता रखते थे। भविष्य में जब वे सेस्टियल एम्परर के क्षेत्र में प्रवेश करेंगे तब ये कहना कठिन होगा कि कौन अधिक महान उपलब्धियां हासिल करेगा। आत्मा स्तर भले ही प्रतिभा का प्रतिनिधित्व करता हो, लेकिन इतिहास में कुछ लोग हीन आत्मा के सहारे भी शिखर तक पहुंच चुके हैं। आदिति बार बार सिर हिलाते हुए सबका धन्यवाद करने लगी, फिर उसने शिवम की ओर देखा। फीनिक्स स्पिरिट, मैंने भी संयोग से ब्रेक थ्रू किया है। ठीक है, आज ही हम बाहर निकल चलते हैं, शिवम ने कहा। उसकी आंखों में तीखी चमक थी। ठीक है, आज ही निकल चलते हैं। अन्य लोगों ने भी सिर हिलाया, उनकी आंखों में घातक हत्या की चमक झलक रही थी। वे सब अभिमानी और गर्वीले थे, लेकिन इस बार स्थानीय जातियों ने उन्हें 6 महीने तक यहाँ छिपने पर मजबूर कर दिया था। इससे उनके भीतर दबा हुआ गुस्सा अब फूटने को तैयार था। चलो, तुरंत ही शिवम ने आगे बढ़कर रास्ते की ओर तेजी से कदम बढ़ाए। करीब 500 लोग उसके साथ चलते हुए बेहद भयानक आभा बिखेर रहे थे। बाहर निकलते समय कोई बाधा नहीं आई और वे जल्दी ही मार्ग तक पहुंच गए। सचमुच बाहर निकलते समय मार्ग पार करने के लिए सिर्फ एक दिन का समय ही चाहिए था। जैसे ही वे मार्ग पार करके बाहर निकले, बाहर से एक जोरदार गर्जना गूंजी। वे बाहर आ गए हैं। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, अचानक मार्ग के बाहर चारों ओर से भयानक आभा फूट पड़ी। वो सब पवित्र क्षेत्र की आभा थी, कुल मिलाकर 20 से अधिक। ये लोग सचमुच हार मानकर नहीं गए थे, बल्कि आधा साल यहीं इंतजार कर रहे थे। 20 से अधिक आकृतियां आकाश से उतरी, पवित्र प्रकाश से घिरी हुई। उनकी आभा पहाड़ जैसी भारी थी और दबदबा चारों ओर फैला था। मारो, शिवम गरजा और आगे बढ़ गया। मारो मारो मारो। बाकी युवक भी उग्र होकर आगे दौड़े और हमला करने वाली भयानक रोशनी चारों ओर फैल गई। आधे साल पहले की तुलना में उनकी शक्ति में अपार वृद्धि हो चुकी थी।
मर जा गोल्डन निर्वाणा का एक शक्तिशाली योद्धा शिवम पर घूरते हुए उसकी ओर हथेली से प्रहार करने दौड़ा। मरने वाला तुम हो, शिवम ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी मुट्ठी में अराजकता के कानून की शक्ति समाई थी। धड़ाम घूंसा सीधा प्रतिद्वंदी की हथेली से टकराया। प्रतिद्वंदी का चेहरा बुरी तरह बदल गया और उसकी हथेली सीधी फट गई। भयानक शक्ति आगे बढ़ती रही और उसके शरीर पर लगातार प्रहार करती रही। नहीं, प्रतिद्वंदी ने भयभीत चीख लगाई, लेकिन अगले ही पल उसका शरीर फट गया, हृदय चकनाचूर हो गया और वह मौके पर ही मारा गया। सिर्फ एक वार में शिवम ने एक गोल्डन निर्वाणा को मार डाला। ये देखकर पास खड़े अन्य संत हतप्रभ रह गए। वून अचानक शून्य हिलने लगा और एक अन्य गोल्डन निर्वाणा योद्धा के सामने की जगह दर्पण की तरह टूट गई। अगले ही पल उसका शरीर भी चकनाचूर हो गया। एक और गोल्डन निर्वाणा मर गया। यह एलेक्स की चाल थी, जिसने समय स्थान कानून का प्रयोग करके एक ही वार में पवित्र क्षेत्र के योद्धा को खत्म कर दिया। चहचहाहट। दूसरी ओर फीनिक्स स्पिरिट अमर ज्वालाओं में स्नान कर रही थी। उसकी हथेली से एक अग्नि फीनिक्स उड़ निकला और एक गोल्डन निर्वाणा योद्धा को जोर से उड़ा दिया। वह खून उगलते हुए गिर पड़ा। सिर्फ एक चाल में आदिति ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया। मोहन, विमल और अन्य भी पूरी शक्ति से फूट पड़े। हर एक संतों से बिना किसी कमजोरी के लड़ सकता था। करीब 500 जीनियस के सहयोग से शक्ति और भी भयानक हो गई। सबने मिलकर सामने वाले के हमले को पूरी तरह रोक दिया। मौत बुला रहे हो, काले वस्त्रों में लिपटा एक वृद्ध ठंडी आंखों से चमकता हुआ शिवम की ओर बढ़ा। यह व्यक्ति गोल्डन हाई का शक्तिशाली योद्धा था। उसकी हथेली से एक विशाल दानवी हाथ का निशान निकला, जिसकी शक्ति गोल्डन निर्वाणा से कई गुना अधिक थी। शिवम की हथेली पर अचानक एक अराजक फैंटियन मोहर उभर आई और प्रतिद्वंदी की ओर फट पड़ी। कानून की शक्ति से प्रेरित अराजक फैंटियन मोहर और भी भयावह थी, जिसने सीधा प्रतिद्वंदी के दानवी हथेली प्रहार को तोड़ डाला। लगता है कि उनका गोल्डन पीक यहाँ नहीं है, तो इस व्यक्ति को मार गिराना ही होगा। शिवम की आंखों में ठंडी हत्या की चमक फैल गई। उसकी भौहें चमकी, इंस्क्रिप्शन बाहर आया और गोल्डन का आरेख प्रकट हुआ। यिनयांग मछली का पैटर्न काले वस्त्रों वाले वृद्ध पर दबाव डालने लगा। वृद्ध ने लगातार दोनों हथेलियां फेंकी और उस पैटर्न का सामना किया, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि उसकी गति धीमी हो गई है, जैसे सब कुछ धीमी चाल में हो रहा हो। शून्य स्थान से बनी तलवार की एक धार सीधी उतरी और वृद्ध के शरीर पर तलवार का गहरा घाव छोड़ गई। खून बह निकला और उसका शरीर लगभग 2 हिस्सों में कट गया। मारो शिवम, ऐसी स्थिति कैसे छोड़ता। उसने गरजते हुए दिव्य तलवार की चाल से प्रतिद्वंदी की आत्मा पर प्रहार कर दिया। अर्धसंत के दूसरे चरण में ब्रेक थ्रू करते समय शिवम की आत्मा को परिष्कृत किया गया था और उसने सीमा तोड़ दी थी। अब उसकी आत्मा शक्ति गोल्डन निर्वाणा योद्धा के बराबर थी। भले ही आत्मा शक्ति वृद्ध से कम थी, लेकिन दिव्य तलवार ने फिर भी उसके ऊपर गहरा प्रभाव डाला। इसी समय शिवम वृद्ध के पास प्रकट हुआ। भयभीत आंखों से देख रहे वृद्ध के सिर पर उसने घूंसा मारा। वृद्ध का सिर तरबूज की तरह फट गया। धप। शिवम ने पंजा मारकर वृद्ध के शरीर से उसका पवित्र हृदय निकाल लिया। वह हृदय काले स्याही जैसे रंग का था, हीरे की तरह चमक रहा था और उसकी सतह पर जादुई कानून की लहरें थीं। संत का पवित्र हृदय एक खजाना होता है। इसे औषधि बनाने या परिष्करण में प्रयोग किया जा सकता है। बाजार में इसकी कीमत बेहद ऊंची होती है। शिवम ने उसे तुरंत रख लिया। काले वस्त्रों वाला वृद्ध अब पूरी तरह मर चुका था। गोल्डन हाई का एक शक्तिशाली योद्धा शिवम, इंस्क्रिप्शन और एलेक्स की संयुक्त शक्ति से कुछ ही प्रहारों में मारा गया। बेशक यह उनकी आपसी तालमेल की वजह से संभव हुआ। यदि शिवम अकेला होता तो उसकी शक्ति प्रतिद्वंदी से बहुत अलग नहीं होती। उसे मार पाना असंभव था और अधिक से अधिक वो थोड़ी बढ़त ले पाता। ये दृश्य देखकर विभिन्न जातियों के संत भयभीत हो गए और पीछे हट गए। 3 अन्य गोल्डन हाई भी जो बाकी जीनियस से लड़ रहे थे, ये दृश्य देखकर पूरे शरीर में ठंडक महसूस करने लगे। आधे साल बाद शिवम ने न सिर्फ गोल्डन निर्वाणा को एक ही घूंसे में मार गिराया, बल्कि गोल्डन हाई को भी समाप्त कर दिया। ये बहुत भयानक था। आगे बढ़ो। शिवम को लंबी लड़ाई पसंद नहीं थी, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाकर वह घेरा तोड़कर बाहर निकल गया। मर जाओ। तभी पीछे से एक गरजती हुई आवाज आई। एक दुबली काया बिजली की गति से उनकी ओर आ रही थी। ये गोल्डन पीक का शक्तिशाली योद्धा था।
यह व्यक्ति मूल रूप से पुनर्जन्म सम्राट की समाधि में था और वहां कानून की शक्ति से घायल हो गया था। उसका स्रोत भी क्षतिग्रस्त हुआ था। सभी को पर्वतंदी चित्र में समा जाओ। शिवम गरजा। उसने पर्वतंदी चित्र बुलाया और सभी को उसमें समा लिया। गोल्डन पीक का योद्धा, भले ही एलेक्स और द्वितीय शरीर भी साथ हों, उनका प्रतिद्वंदी नहीं हो सकता था। पवित्र क्षेत्र का हर चरण शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है और यह अंतर बहुत विशाल था। सबको समेटने के बाद एलेक्स ने समय स्थान का द्वार खोला और शिवम उसमें कूद गया। अगले ही क्षण वह 10,000 मील दूर प्रकट हुआ। जब से एलेक्स ने समय स्थान का कानून समझ लिया है, उसकी हर क्षमता कई गुना बढ़ गई है और समय स्थान चैनल की दूरी भी कई गुना बढ़ गई है। 10,000 मील दूर एलेक्स ने फिर से द्वार खोला और शिवम और दूर निकल गया। 3 बार लगातार ऐसा करने के बाद शिवम अब 1,00,000 मील दूर पहुंच चुका था। गोल्डन पीक का शक्तिशाली योद्धा गायब हुए शिवम को देखकर हक्का बक्का रह गया, फिर गुस्से से गरज उठा। जब उसे पता चला कि शिवम ने एक गोल्डन निर्वाणा और एक शक्तिशाली गोल्डन हाई को मार डाला है, तो वह लगभग खून उगलने ही वाला था। इस बार शिवम को घेरने की पूरी कोशिश नाकाम हो गई। आधे साल पहले वह घायल हुआ था और इस बार उसने 2 उस्ताद भी खो दिए। 6 महीने यहाँ इंतजार किया, लेकिन दुश्मन का एक बाल भी नहीं उखाड़ पाए। उनकी हताशा कल्पना से परे थी। सभी जातियों को खबर दो और 100 जातियों के युद्ध क्षेत्र पर मौजूद बाहरी लोगों का शिकार करो। भविष्य में कोई भी बाहरी नजर आए तो उसे बिना दया के मार दिया जाए। गोल्डन पीक के उस योद्धा ने गरजते हुए आदेश दिया। उसकी आवाज हत्या की प्यास से भरी हुई थी। कई बार समय स्थान मार्ग पार करने के बाद शिवम ने मुड़कर बैजू युद्ध क्षेत्र की परिधि की ओर उड़ान भरी। अब उसकी गति बेहद तेज थी, मानो आकाश में बिजली की धारा बह रही हो। आधे दिन बाद शिवम पहले ही बैजू युद्ध क्षेत्र की बाहरी सीमा तक पहुंच चुका था। अचानक शिवम की आंखें चमकी। उसे आगे से युद्ध की गूंजती गर्जनाएं सुनाई दीं। शिवम तुरंत वहां उड़ चला। थोड़ी ही देर में शिवम ने देखा कि 4 युवा एक झुंड अजीब जानवरों द्वारा पीछा किए जा रहे हैं। ये वही है, सचमुच संयोग है। शिवम के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान आई। वे 4 युवा वास्तव में हिना और शंकर थे। 1 साल से अधिक समय बाद मुलाकात हो रही थी। इस दौरान उनकी साधना में भी भारी सुधार हुआ था। हीना, जिसने जब पहली बार 100 जातियों के युद्ध क्षेत्र में कदम रखा था, तब वह एम्परर सर्क्युलस के शिखर पर थी। अब वो अर्धसंत के दूसरे चरण तक पहुंच चुकी थी, जो शिवम के बराबर का स्तर था। तीनों शंकर भी अर्धसंत के पहले चरण तक पहुंच चुके थे, लेकिन इस समय वे बेहद संकट में थे। एक झुंड अजीब जानवरों ने उनका पीछा कर रखा था और उनकी जान खतरे में थी। हिना और शंकर बहुत निराश थे। इस दौरान वे युद्ध क्षेत्र की परिधि में सक्रिय रहे, आसपास के शहरों में मेहनत की और साधना को मजबूत किया। लेकिन आधा साल पहले युद्ध क्षेत्र के स्थानीय लोग अचानक पागल हो गए थे। उन्होंने बाहरी लोगों का शिकार शुरू कर दिया था। सौभाग्य से ये चारों उस संकट से बच निकले और एक सुरक्षित स्थान पर छिप गए। 6 महीने छिपने के बाद उनकी साधना में प्रगति हुई। उन्होंने बाहर निकलने का फैसला किया और बैजू युद्ध क्षेत्र छोड़कर कैलाश माउंटेन लौटना चाहा। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, उन्हें अजीब जानवरों का झुंड मिल गया। उन जानवरों की सामूहिक शक्ति उनकी तुलना में 2 गुनी थी। वे उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। भागो, बाहर निकलो, हीना ने चिल्लाते हुए भाला घुमाया जो एक ड्रैगन की तरह लहराया और 3 अर्धसंत दूसरे चरण के जानवरों को रोका। वे बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन जानवरों ने उन्हें जकड़ लिया। सैनका, तुम क्या कर रहे हो? अचानक एक गुस्से भरी दहाड़ सुनाई दी। असल में शंकर ने अचानक वार करके योगेश को दूर धकेल दिया। नतीजतन कई अजीब जानवर सीधा योगेश पर टूट पड़े। योगेश ने गुस्से से दहाड़ लगाई और पूरी शक्ति से प्रतिरोध किया। सैनका, तुम? हीना भी गुस्से में भर गई। उसकी जान के बदले हमारी 3 जानें बच जाएंगी, ये काफी है, अब निकलो, शंकर ने ठंडी नजरों से कहा। योगेश ने जान देकर जानवरों को रोका और शंकर ने मौके का फायदा उठाकर तेजी से बाहर निकलने की कोशिश की। सैनका, तुझे कभी चैन नहीं मिलेगा, योगेश पागलों की तरह चिल्लाया। धड़ाम, एक अजीब जानवर ने उसका हाथ नोच लिया। हिम्मत रखो। हिना गरजते हुए योगेश की ओर बढ़ी, एक जानवर को उछालकर दूर फेंका और मुश्किल से योगेश को बचाया। हम कितने मूर्ख हो तुम, इतना अच्छा मौका था भाग निकलने का, पर तुम लोग नहीं निकले, अब सब मरोगे, शंकर ने ठंडी हंसी के साथ कहा।
उसे भागने मत दो। अजीब जानवरों में से एक ने बोल उठाया और तुरंत कई शक्तिशाली जानवर शंकर के पीछे दौड़ पड़े। उनमें 2 अर्धसिंह दूसरे चरण के जानवर भी थे। शंकर का चेहरा बदल गया। उसने पूरी गति से उड़ान भरी, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि सामने शिवम खड़ा था। शिवम, तुम हो, अच्छा हुआ तुम आ गए। हमारी मदद करो, इन जानवरों को रोको। शंकर ने ठंडी आवाज में कहा। उसकी आंखों में चमक थी और वह शिवम की ओर उड़ पड़ा। स्पष्ट था कि वह शिवम को अपने साथ घसीटकर संकट में डालना चाहता था, ताकि वह जानवरों को रोके और शंकर अपनी जान बचा सके। शिवम के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन वह हिला तक नहीं। शंकर के चेहरे पर आतंक उभर आया। वह तेजी से शिवम की ओर बढ़ा। दूर हटो, अचानक शिवम गरजा। उसकी आवाज में दिव्य तलवार की शक्ति समाई थी। सैन का दर्द से चीख पड़ा और हवा में ही रुक गया। तभी शिवम एक कदम आगे बढ़ा और हिना के पास जा पहुंचा। मारो, शिवम फिर गरजा। उसकी तलवार जैसी आवाज ने लहर बनकर उन अजीब जानवरों पर हमला किया। धड़ाम धड़ाम कई जानवर सीधे गिर पड़े और मर गए। शिवम की गरज में ही उनकी आत्माएं टूट गईं, यहाँ तक कि कई अर्धसिंह दूसरे चरण के जानवर भी वहीं खत्म हो गए। हीना और बाकी 3 लोग हक्के बके रह गए। जो जानवर उनके लिए मौत का कारण थे, शिवम की एक दहाड़ से खत्म हो गए। ये किसी सपने जैसा लग रहा था। फिर शिवम ने हाथ बढ़ाया। शून्य में 3 सच्चे रुपये की रिबन बने और हिना तीनों को बांधकर तेजी से पीछे खींच लिया। जानवर शिवम को देखकर कांप उठे। पीछा करने की हिम्मत तक नहीं हुई। आ बचाओ, मुझे बचाओ। इसी समय शंकर चिल्लाया। शिवम की पिछली दहाड़ ने उसे मारा नहीं था, बस थोड़ी देर के लिए रोक दिया था। अब वह जानवरों से घिर चुका था। अकेले वह उनका सामना नहीं कर पाया और उसके शरीर पर कई घाव हो गए। शिवम, हिना और बाकी लोग ठंडी निगाहों से देखते रहे। जानवर जो पहले हिना और दूसरों को घेर रहे थे, अब सीधा शंकर पर टूट पड़े। सैन का बुरी तरह निराश होकर चिल्लाया, शिवम मुझे बचाओ, मैं कैलाश माउंटेन का शिष्य हूं, तुम मौत सामने देखकर कैसे चुप रह सकते हो। शिवम ने सिर हिलाया। इस समय कैलाश माउंटेन का नाम लेकर धमकी देना मूर्खता थी। छपाक एक जानवर ने शंकर की टांग नोच ली। वह दर्द से चीख पड़ा, शिवम, हिना, मुझसे गलती हुई, मुझे बचाओ कृपया। लेकिन अगले ही पल एक अर्धसिंह दूसरे चरण के जानवर ने उसका सिर काट लिया। शंकर अनिच्छा से मर गया। गर्जना गर्जना जानवरों ने शिवम की ओर एक नजर डाली, लेकिन डर के मारे तुरंत भाग निकले। सैन का सच में मर गया, योगेश ने कड़वाहट से कहा। पहले शंकर ने अपनी जान बचाने के लिए उसकी बलि चढ़ानी चाहिए थी, अब उसके लिए कोई दया नहीं थी। ये मौत बिल्कुल सही थी, हिना ने ठंडे स्वर में कहा। फिर उसने शिवम की ओर देखा और मुट्ठी बांधकर बोली, शिवम, तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद। योगेश और एक अन्य युवक कैलाश ने भी शिवम को धन्यवाद दिया। शुरुआत में जब शिवम उनके साथ आना चाहता था, तब वे उस पर घमंड से नजर डालते थे। उस समय शिवम की साधना सेलेस्टियल एम्परर के 6ठे शिखर पर थी। उन्हें लगा था कि शिवम उनकी ताकत का इस्तेमाल करना चाहता है ताकि 100 जातियों के युद्ध क्षेत्र में अभ्यास कर सके। लेकिन अब 1 साल से अधिक समय के बाद उनके लिए शिवम गहराई से भरा हुआ और अगम्य लग रहा था। साथ ही शिवम ने उन्हें 2 बार संकट से बचाया था, वरना शायद वे कभी बैजू युद्ध क्षेत्र से जीवित बाहर नहीं निकल पाते। धन्यवाद की जरूरत नहीं, मैंने तुम्हें इसलिए बचाया ताकि तुम्हारा टेलीपोर्टेशन एरे ले सकूं और कॉन्टिनेंट लौट जाऊं। शिवम ने हल्के स्वर में कहा। बैजू युद्ध क्षेत्र कॉन्टिनेंट से बहुत दूर था। उड़कर लौटना असंभव सा था और बिना टेलीपोर्टेशन एरे के ये पता नहीं कितना समय लेता। कैलाश कॉन्टिनेंट के सबसे नजदीकी बड़े राज्य में से एक था। अगर लौटना है तो पहले कैलाश जाना ही होगा। हिना, योगेश और बाकी लोगों के चेहरे पर हल्की झेप उभरी। चलो, शिवम ने कहा और बैजू युद्ध क्षेत्र की ओर उड़ चला। हिना और बाकी लोग तुरंत उसके पीछे चल दिए। यहाँ से बैजू युद्ध क्षेत्र की सीमा दूर नहीं थी। थोड़ी ही देर में वे बाहर निकल आए। जैसे ही वे युद्ध क्षेत्र से बाहर निकले, शिवम ने तुरंत महसूस किया कि स्वर्ग और धरती के बीच का अराजकता का नियम और स्पष्ट हो गया है। उसका नियंत्रण और भी सहज और स्वाभाविक हो गया है। आखिरकार 100 जातियों के युद्ध क्षेत्र के नियम अत्यधिक अव्यवस्थित थे। बाहर के संत युद्ध क्षेत्र के संतों से कहीं अधिक शक्तिशाली होंगे। शिवम ने मन ही मन सोचा। 100 जातियों के युद्ध क्षेत्र में नियम बिखरे हुए थे। वहां संत लोग नियमों को अपनी इच्छा से पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते थे।
समान स्तर की लड़ाई में बाहर वाले संत निश्चित रूप से अंदर वालों से ज्यादा मजबूत होंगे। शिवम चलो टेलीपोर्टेशन एरे की ओर, हीना ने कहा। ठहरो, शिवम ने जवाब दिया। फिर उसकी भौहें चमकी और अचानक एक बड़ा समूह प्रकट हुआ। ये देखकर हिना और उसके साथियों के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि इस समूह के हर व्यक्ति की साधना उनसे कम नहीं थी बल्कि अधिक ही थी। कुछ की आभा पहाड़ जैसी भारी और अगम्य थी। हर एक जीनियस बेमिसाल था। हिना की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। शिवम के पास इतनी विशाल शक्ति, आखिर उसने बैजू युद्ध क्षेत्र में क्या अनुभव किया था? ये समूह स्वाभाविक रूप से आदिति, मोहन और बाकी लोग थे। जैसे ही वे बाहर आए, अदिति ने चारों ओर नजर दौड़ाई। अरे, यहाँ का नियम 100 जातियों के युद्ध क्षेत्र जैसा नहीं है। हा, हम बाहर आ गए। उन्होंने तुरंत महसूस कर लिया कि वे अब युद्ध क्षेत्र से बाहर हैं। सभी बेहद प्रसन्न हो गए। वे आखिरकार खतरे से बाहर आ गए थे। भले ही कई लोगों की घर जाने की दिशा अलग अलग थी, लेकिन अब युद्ध क्षेत्र से बाहर आकर घर लौटना आसान था, बस थोड़ा अधिक समय लगना था। फिर सभी ने शिवम को धन्यवाद दिया। हिना और बाकी बस स्तब्ध होकर देखते रह गए। शिवम, तुम्हारी प्रतिभा असाधारण है। भविष्य में तुम निश्चित ही कॉन्टिनेंट से बाहर निकलोगे। आखिरकार कॉन्टिनेंट बहुत छोटा है। जब तुम बाहर निकलो तो प्राचीन चंद्रमा पवित्र भूमि में मुझे जरूर ढूंढना। अदिति की सुंदर आंखों में हल्की अनिच्छा झलकी, जिसे उसने बड़ी सफाई से छुपा लिया। प्राचीन चंद्रमा पवित्र भूमि? शिवम हैरान हुआ। उसने इसके बारे में कभी नहीं सुना था। क्या तुमने कभी नहीं सुना? फीनिक्स स्पिरिट ने पूछा। नहीं, मैं सनशाइन के बाहर समुद्र से आया हूँ। सनशाइन के बारे में मैं बहुत स्पष्ट नहीं हूँ। कॉन्टिनेंट की पुस्तकों में भी इसका जिक्र बहुत कम है। शिवम ने कहा, तुम उजाड़ भूमि से आए हो। इस बार केवल अदिति ही नहीं बल्कि अन्य जीनियस भी हैरान हो गए। इतना अभूतपूर्व व्यक्ति उजाड़ भूमि से आया है, यह उनकी अपेक्षा से बाहर था। उजाड़ भूमि? शिवम और भी उलझ गया। आखिर अदिति किन स्थानों के नाम ले रही थी जिन्हें उसने कभी सुना ही नहीं? शुरुआत में ड्रैगन फोर्स वैली के मालिक ने उसे कॉन्टिनेंट के आसपास दर्जनों बड़े राज्यों का नक्शा दिया था। शिवम, मैं तुम्हें पूरे संसार के भौगोलिक विभाजन के बारे में बताती हूँ। किंवदंती है स्वर्ग और धरती के बीच 9 आकाश और 10 भूमियाँ हैं। किंवदंती है कि 9 आकाश हमारे यूएन रेल्म की भूमि नहीं बल्कि स्वर्गिक क्षेत्र है। कहा जाता है कि स्वर्गिक क्षेत्र और यूएन रेल्म जुड़वां संसार है। स्वर्गिक क्षेत्र 9 आकाशों में बटा है और यूएन रेल्म 10 भूमियों में। 9 आकाशों के बारे में हमें नहीं पता, आखिरकार वो बहुत दूर है। लेकिन सनशाइन की 10 भूमियां हैं। उजाड़ भूमि, पाप भूमि, राक्षसों की भूमि, दानवों की भूमि, दिव्य पशुओं की भूमि, पंचतत्व भूमि, वन्य भूमि, 9 अंधकार भूमि, युएंशन भूमि और देवजीवन भूमि। इनमें उजाड़ भूमि सनशाइन से बाहर असीम द्वीपों को कहा जाता है, जिन्हें मिलाकर उजाड़ भूमि कहा जाता है। अदिति ने विस्तार से समझाया। तो सनशाइन के बाहर का अनंत समुद्र और असीम द्वीप वास्तव में 10 उजाड़ भूमियों में से एक हैं। शिवम थोड़ा स्तब्ध रह गया। बिल्कुल, और जहां हम हैं वह युएंशन भूमि है, 10 भूमियों में से एक। युएंशन भूमि बेहद विशाल है। यहाँ असंख्य शक्तियां हैं, कई सम्राट स्तर की ताकतें और असंख्य अद्भुत स्थान। लेकिन सभी पवित्र स्थलों में से 9 स्थान सबसे प्रसिद्ध हैं, जिन्हें 9 महान पवित्र भूमि कहा जाता है। ये 9 स्थान साधना के पवित्र स्थल हैं, जिनका वातावरण अद्वितीय और दूसरों से कहीं श्रेष्ठ है। प्राचीन चंद्रमा पवित्र भूमि उन्हीं में से एक है। हर पवित्र भूमि में अनेक शक्तिशाली ताकतें हैं। मेरा फिनिक्स प्लस भी प्राचीन चंद्रमा पवित्र भूमि में है। वास्तव में बैजू युद्ध क्षेत्र का क्षेत्र भी प्राचीन चंद्रमा पवित्र भूमि के प्रभाव क्षेत्र में आता है। इसलिए यहाँ लड़ने वाले अधिकांश जीनियस प्राचीन चंद्रमा पवित्र भूमि और उसके आसपास के सम्राट स्तर के राज्यों से आते हैं। अदिति ने आगे समझाया। शिवम ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में आश्चर्य झलक उठा। अब उसे सनशाइन की विशालता का स्पष्ट अंदाजा हुआ। यह असीम है, बहुत असीम। कॉन्टिनेंट उसके लिए पहले ही बहुत बड़ा था, लेकिन वह तो बस प्राचीन चंद्रमा पवित्र भूमि के आसपास का एक छोटा सा हिस्सा निकला। प्राचीन चंद्रमा पवित्र भूमि में और भी शक्तिशाली ताकतें जमी हुई थीं। युएंशन भूमि में 9 पवित्र भूमि हैं। वहां कितने बड़े राज्य होंगे, क्षेत्र कितना विशाल होगा। लेकिन युएंशन भूमि तो बस सनशाइन की 10 भूमियों में से एक है। इस असीम क्षेत्र में कितने ही जीनियस और कितने ही शक्तिशाली लोग होंगे, शायद कोई नहीं जानता।
इस धरती पर रोज शक्तिशाली गिरते हैं और रोज नए जन्म लेते हैं। शिवम की आंखों में प्रबल आकांक्षा चमक उठी। कॉन्टिनेंट अब भी बहुत छोटा है, भविष्य में वह निश्चित ही बाहर जाएगा। भाई, भविष्य में प्राचीन चंद्रमा पवित्र भूमि में हमें जरूर ढूंढना, तब हम साथ में मदिरा पिएंगे। मोहन ने जोरदार स्वर में कहा। थंडर गॉड सेक्ट भी प्राचीन चंद्रमा पवित्र भूमि में ही था। तुरंत अन्य जीनियस ने भी शिवम को निमंत्रण दिए। हालांकि सबके पास प्राचीन चंद्रमा पवित्र भूमि की ताकतें नहीं थीं, कुछ आसपास के राज्यों की सम्राट स्तर की ताकतों से थे। फिनिक्स लिंग, भाई ये शिवम के दिल में एक सवाल है, आपसे पूछना चाहता हूँ। शिवम ने कुछ पल सोचा और कहा, भाई कहो, चाहे जो भी हो। मोहन ने जवाब दिया, क्या तुम लोगों ने कभी यह वाक्य सुना है, दुनिया में अद्वितीय? शिवम ने पूछा। शुरुआत में जब शिवम अब भी बहुत कमजोर था, एक व्यक्ति होली में आया था और मीनू को ले गया था। जाते जाते बस यही शब्द छोड़ गया था, होली के ऊपर दुनिया में अद्वितीय। होली के ऊपर। शिवम समझता था कि यह कोई महाद्वीप होगा जो होली महाद्वीप से कहीं अधिक शक्तिशाली है। अगर यह होली जैसे छोटे छोटे समुद्र पार महाद्वीपों में से एक हुआ तो खोजना बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि उनकी संख्या बहुत है। लेकिन अगर यह सनशाइन की शक्तियों में से हुआ तो आदिति, मोहन और बाकी लोग जो शक्तिशाली ताकतों से आते थे और दुनिया देख चुके थे शायद जानते हों। इसलिए शिवम ने यह सवाल किया। 10 साल से भी अधिक हो गया था मीनू को गए हुए। शिवम उसे बेहद याद कर रहा था, नहीं जानता था कि अब वह कैसी होगी। दुनिया में अद्वितीय आदिति, मोहन और बाकी लोगों ने एक दूसरे को देखा और सोच में पड़ गए। क्यों आदिति भाई, ये क्या तुम लोग नहीं जानते? शिवम थोड़ा निराश हुआ। दुनिया में अद्वितीय और इतनी घमंड भरी उपाधि लेने की हिम्मत, यह उपाधि केवल एकमात्र मंदिर, ओनली टेम्पल, ने ली है। अदिति ने भौहें सिकोड़कर कहा, हाँ मैं भी यही सोचता हूँ। दुनिया में खुद को अद्वितीय कहने की हिम्मत और कौन कर सकता है सिवाय एकमात्र मंदिर के? मोहन ने कहा, एकमात्र मंदिर वह कहाँ है? क्या ये सम्राट स्तर की ताकत है? शिवम की आंखें चमक उठीं और उसने जल्दी से पूछा, एकमात्र मंदिर भले ही युवनशन भूमि में है, लेकिन प्राचीन चंद्रमा पवित्र भूमि में नहीं। ये किसी अन्य पवित्र भूमि में स्थित है और यह बेहद भयावह ताकत है। एकमात्र मंदिर के सबसे शक्तिशाली लोग अकल्पनीय रूप से ताकतवर हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर के शिष्य अधिक नहीं है, लेकिन जो भी बाहर निकलता है उसे दुनिया में अद्वितीय कहा जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई शिष्य आग के नियम का अभ्यास करता है तो वह व्यक्ति आग के नियमों में बेमिसाल होता है। अन्य किसी भी आग नियम साधक को वह पूरी तरह दबा देता है। इसी तरह चाहे जो भी नियम हो, वे उसे साधने वाले अन्य प्रतिभाओं को पूरी तरह दबा सकते हैं। यही कारण है कि इसे दुनिया में अद्वितीय कहा जाता है। अदिति ने विस्तार से बताया, हर शिष्य दुनिया में अद्वितीय। शिवम को यकीन नहीं हो रहा था। सनशाइन इतना विशाल है, ताकतवर लोग असंख्य हैं। भले ही नियम हजारों हों, साधक तो और भी अधिक हैं। आग और पानी जैसे साधारण नियमों को साधने वाले असंख्य लोग हैं। तो कौन कह सकता है कि वह दुनिया में अद्वितीय है? एकमात्र मंदिर की उपाधि बहुत बड़ी थी। हाँ, यह उपाधि भले ही अतिशयोक्ति लगे, लेकिन सच कहूं तो एकमात्र मंदिर से निकले लोग बेहद भयानक होते हैं। उनमें विरोधी बहुत कम ही मिलते हैं। फीनिक्स लिंग ने कहा, हाँ मैंने भी सुना है कि एकमात्र मंदिर का कोई शक्तिशाली व्यक्ति सालों साल दुनिया भर घूमता है, विशेष प्रतिभाओं को ढूंढता है और उन्हें मंदिर में ले जाकर साधना करवाता है। मोहन ने भी कहा। मोहन की यह बात सुनकर शिवम की आंखें चमक उठीं। एकमात्र मंदिर का शक्तिशाली व्यक्ति जो दुनिया भर में घूमकर प्रतिभाशाली लोगों को ढूंढता है, बहुत संभव है कि वही होली पहुंचा हो और मीनू को ले गया हो। शिवम को अब एक धागा मिल चुका था। चाहे जो भी हो, एकमात्र मंदिर जाना तो पड़ेगा। मेरे संदेह दूर करने के लिए धन्यवाद। शिवम ने मुट्ठी बांधी। भाई, शिष्टाचार की जरूरत नहीं, अब मैं चलता हूँ। बाजू युद्ध की सूचना तुरंत अपने संप्रदाय को देनी होगी, वरना कोई और प्रतिभाशाली इसमें प्रवेश न कर जाए। मोहन ने कहा। इसके बाद बाकी लोगों ने भी शिवम से विदा ली। अंत में फिनिक्स लिंग और फिनिक्स प्लस के लोग भी चले गए। अब वहां केवल शिवम और हिना थे। चलो, शिवम ने कहा। हिना और बाकी लोगों ने अनजाने में सिर हिलाया। वे खुद भी समझ नहीं पाए कि कब शिवम ने उनके दिलों में इतना गहरा सम्मान स्थापित कर लिया। कैलाश माउंटेन का टेलीपोर्टेशन एरे दूर नहीं था।
थोड़ी ही देर में वे वहां पहुंचे और टेलीपोर्टेशन एरिया में कदम रखकर कैलाश माउंटेन लौट आए। वापस आने पर वही वृद्ध जिसने पहले शिवम और ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर को स्वागत किया था फिर आया और शिवम को एक संदेश दिया। ड्रैगन फोर्स वैली से कहा गया था कि वह शिवम को बता दे ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर इन दिनों व्यस्त हैं। अगर शिवम बैजू युद्ध क्षेत्र से लौट आए तो वह अकेले कॉन्टिनेंट लौट सकता है। धन्यवाद। वरिष्ठ शिवम ने वृद्ध की ओर मुट्ठी बांधी। वृद्ध ने सिर हिलाया और शिवम को कैलाश माउंटेन की सीमा तक छोड़ आया। फिर शिवम ने टूटी हुई उड़ननौका निकाली और कॉन्टिनेंट की दिशा में उड़ चला। कैलाश माउंटेन कॉन्टिनेंट से बहुत दूर था, विशेषकर ड्रैगन वैली। वहां तक पहुंचने में ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर को 2 दिन लगे थे। शिवम की निचले स्तर की टूटी नौक की गति पर ड्रैगन वैली पहुंचने में 1 महीना लग सकता था, लेकिन शिवम को कोई जल्दी नहीं थी। चैलेंज कॉन्फ्रेंस सम्मेलन में अब भी 4 महीने से अधिक का समय था, धीरे धीरे लौटना ही सही। इस समय का इस्तेमाल वह साधना में कर सकता था। जितना उच्च स्तर का साधक होता है समय उसके लिए उतना ही महत्वहीन हो जाता है। सेलेस्टियल एम्परर 10 से 20,000 साल तक जी सकते हैं, संत 100,000 साल से अधिक जी सकते हैं। कुछ लोग एक बार साधना में डूबते हैं तो सालों या दशकों बाद बाहर आते हैं, कभी कभी सैकड़ों हजारों साल बाद ब्रेक थ्रू करते हैं। 1 महीना तो कुछ भी नहीं था। टूटी नौक पर बैठकर शिवम ने अपने पास रखी कई स्टोरेज रिंग देखी। ये स्टोरेज रिंग्स उसने पवित्र क्षेत्र युद्ध क्षेत्र में मारे गए शक्तिशाली लोगों से हासिल की थीं। अब तक शिवम ने इन्हें जांचा नहीं था, अब समय था। थोड़ी ही देर में उसने गिनती पूरी की और दंग रह गया। धन, सचमुच अथाह धन। खजाने में बहुत अधिक मूल पत्थर थे। सिर्फ पवित्र सैनिक, होली सोल्जर्स ही 150 से अधिक थे। ये संख्या अविश्वसनीय थी। सोचने पर शिवम समझ गया, इस बार स्थानीय संतों ने बाहर से आए कई प्रतिभाशाली लोगों को मार दिया था। उनमें से लगभग हर किसी के पास पवित्र सैनिक थे। संतों ने सब इकट्ठा कर लिए होंगे। वहां मूल पत्थरों का भी ढेर था। भविष्य में शिवम के पास पर्याप्त भंडार होगा। मैं 10,000 सैनिक कौशल 10,000 सोल्जर्स स्किल का अभ्यास कर रहा हूं, जिसमें बड़ी संख्या में पवित्र सैनिकों की जरूरत है। अब इसकी कमी नहीं रहेगी, शिवम ने सोचा। पहले शिवम ने पूरी तरह अराजकता के नियम को समझने पर ध्यान दिया था और बाकी सब छोड़ा था। वैन बिंगजू का उसने अभ्यास नहीं किया था। सेलेस्टियल एम्परर के समय शिवम 12 पवित्र सैनिकों को सील कर सकता था। अब वह अर्धसिंथ के दूसरे चरण तक ब्रेक थ्रू कर चुका था, अराजकता के नियम समझ चुका था और अपने शरीर में सच्ची अराजकता की एक किरण तक शुद्ध कर चुका था। अब वह कितने पवित्र सैनिकों को सील कर सकता है, शिवम स्वयं भी उत्साहित था। तुरंत ही उसने साधना शुरू की और 10,000 सैनिक कौशल चलाया। गुफा में पवित्र सैनिकों को सील करना शुरू किया। 13वां आसानी से सील हुआ, फिर 14वां, 15वां। पल भर में आधे महीने से अधिक बीत गया। शिवम कैलाश पार करके कॉन्टिनेंट में प्रवेश कर चुका था। आधा महीना बीत गया और शिवम ने 10,000 सैनिकों की रणनीति का अभ्यास जारी रखा। जितना पीछे वह गया आर्टिफैक्ट को सील करने की गति उतनी ही धीमी होती गई, क्योंकि जितने ज्यादा पलाडिन होते वे एक दूसरे में उतने ही अधिक पैठते और बनाए गए सैनिकों की जीवन शक्ति जितनी अधिक मजबूत होती उतना ही शरीर पर भार बढ़ता था। शिवम को ये धीरे धीरे कदम कदम करना पड़ा। आखिरकार शिवम ने सफलतापूर्वक 36 सैनिकों को सील कर लिया। यहीं पर शिवम ने सीमा महसूस की और रुक गया। जानते हो, जब रेयांश आधासंत के दूसरे चरण में था तब उसने केवल 14 आर्टिफैक्ट को सील किया था और यह शिवम से बहुत अलग था। 36 पवित्र सैनिकों को पिघलाकर सील करना शक्ति को एक भयावह स्थिति तक पहुंचा देता था। 10,000 सैनिकों के अभ्यास के बाद उसने अव्यवस्था के नियम को समझना शुरू किया और अव्यवस्था के चिन्ह को महसूस किया। अब केओस 5वीं सतह की चोटी पर पहुंच चुका था और 6ठी सतह पूर्णता स्तर दूर नहीं दिख रही थी। समय बीतता गया, दिन निकलते गए, उच्च ऊंचाई पर उड़ते हुए। ओह, अचानक नीचे एक तेज तलवार की रोशनी चमकी जिसने शिवम का ध्यान खींच लिया। शिवम क्रिस्टल ग्लास की ओर गया और बाहर झांका। अचानक उसकी भौहें उठ गईं। उसने एक परिचित चेहरा देखा। मोहिनी। शुरू में उसने लोंगशिंगू स्काई फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म पर अभ्यास किया था, सिल्वर ड्रैगन वैली में सिल्वर सिटी के खिलाफ जुआ खेला था और बाद में सिल्वर सिटी पर इल्जाम लगाया, यहाँ तक कि उल्टा सीधा जताया। उस समय किसी ने शिवम के लिए सबूत देने की हिम्मत नहीं की।
अंत में वह डरी हुई छोटी लड़की बाहर आई और शिवम के पक्ष में गवाही दी। वह लड़की मोहिनी थी और शिवम उस पर हमेशा असरित रहा था। अभी मोहिनी का पीछा हो रहा था। मोहिनी के साथ एक और युवा लड़की भी बेबस होकर भाग रही थी और उनके पीछे दर्जनों बड़े आदमी तेजी से पीछा कर रहे थे। शिवम टूटे हुए शटल से बाहर निकला, हाथ हिलाया, टूटे शटल को समेटा और मोहिनी की ओर उड़ गया। मोहिनी, आज तुम भाग नहीं सकती। अब तुम हमें सू के घर वापस आओगी, नहीं तो तुम्हें चर्म और मांस से सताया जाएगा। मोहिनी के पीछे एक बड़ा आदमी गंभीर स्वर में बोला। मोहिनी ने अपने चांदी जैसे दांत तन लिए चुपचाप और जितनी जल्दी हो सके आगे की ओर उड़ने लगी। तुम क्या सोचते हो, तुम घटिया लोगों के झुंड, यह मेहरबान कभी तुम्हारे साथ वापस नहीं जाएगी। मोहिनी के बगल वाली युवा लड़की ने चिल्लाकर कहा, छोटी बच्ची, साहस दिखाना मत। तुम क्या जानती हो, तुम बख्शी फैमिली के लिए वापस जाती हो और ये तुम्हारे लिए सम्मान की बात है कि तुम परिवार की कीमत चुकाओ। बड़े आदमी ने चिल्लाया। उनकी गति तेज होती जा रही थी और वे मोहिनी के काफी नजदीक आ गए थे। मोहिनी और वह युवती और भी फीकी दिखाई देने लगी। दीदी मोहिनी, सुरक्षित होकर यहाँ से निकलो। यहीं पर एक स्पष्ट आवाज गूंजी। मोहिनी अचकचा गई, फिर उसने देखा ऊंचाई पर एक काले वस्त्र में युवा आकृति हवा में उतर रही थी। उसके लंबे बाल उड़ रहे थे। लो भाई शिवम, मोहिनी हैरानी से बोल पड़ी। उसने यहाँ शिवम से मिलने की उम्मीद भी नहीं की थी। फिर मोहिनी का चेहरा बदल गया और उसने चिल्लाया, भाई शिवम, आप जा रहे हैं। लेकिन आवाज पूरी नहीं पड़ी थी कि शिवम की आकृति चमक गई और अचानक मोहिनी और उन बड़े लोगों के बीच उपस्थित हो गई। बड़े लोग सीधे शिवम की तरफ ठोकर मारते हुए आए, नेता को चिल्लाते हुए, लड़के हट जा। कहते ही उसने बड़ा हाथ फैलाया और शिवम पर पकड़ डालने की कोशिश की। शिवम हल्की मुस्कान के साथ हाथ हिलाया और उसके सामने एक सच्चे रुपये की दीवार बन गई। धड़ाम, बड़े आदमी ने सच्चे रुपये की दीवार पर हाथ रखा, जैसे सामान्य आदमी का हाथ किसी स्टील प्लेट पर भारी शक्ति से दबा हो, पर फिर भी उसकी उंगलियां चटक कर जकड़न से छूट गईं। और क्योंकि वे बहुत तेजी से आगे बढ़े थे, वे एक एक करके उस रुपये की दीवार से टकरा गए। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। दृश्य बहुत नाटकीय था। दर्जनों बड़े लोग तेज रफ्तार से उड़ते हुए रुपये दीवार से भिड़े। टकराने पर उनके सिर घूम गए, मुंह कड़ा हुआ, नाक से खून बहने लगा। कुछ लोगों की नाक की हड्डियां टूट गई थीं। मोहिनी और वह युवती चकित रह गईं। कुछ देर के लिए शांत रहा, फिर उन दर्जनों बड़े लोगों ने पहले वाले की तरफ चिल्लाकर कहा, लड़के, ये हमारे बख्शी फैमिली का निजी मामला है, इसमें तुम्हारा कोई धंधा नहीं, जल्दी हटो। हालांकि उसने चिल्लाया पर उसकी आंखों में घमंड था। शिवम द्वारा अभी जो सच्चे रुपये की दीवार सेक्टनित की गई थी, भले ही उन्हें उससे सीधे टकराना पड़ा और वे ज्यादा चोटिल न हुए हों, पर उनके शरीर पर भी रुपये की शक्ति छाई हुई थी। वे दीवार से टकराए और दीवारें अब भी अडिग रहीं, पर वे खुद सूजी हुई नाक और नीली सी सूरत के साथ शर्मसार दिखे। क्या तुम मोहिनी की ही जाति से हो? शिवम ने मोहिनी की ओर देखा। मोहिनी शर्माई और हल्के से सिर हिलाया। लड़के देखो, ये हमारा बख्शी फैमिली का निजी मामला है, जल्दी हट जाओ, हम मोहिनी को बख्शी फैमिली वापस ले जाएंगे। पहले आदमी ने चिल्लाया, नहीं नहीं, मैं बख्शी फैमिली के घर वापस नहीं जाऊंगी। मोहिनी बार बार सिर हिलाकर मना कर रही थी। आज अगर तुम वापस नहीं जाओगी तो तुम वापस भेजी जाओगी। भाइयों, एक साथ कार्रवाई करो। पहले बड़े आदमी ने आदेश दिया, घुमाओ। शिवम की आंखों में ठंडी चमक आई और वह एक कदम निकला। धमाका, आकाश गरजा और एक भयंकर शक्ति दर्जनों बड़े लोगों की ओर दौड़ी। दर्जनों बड़े लोगों में सबसे शक्तिशाली भी सेलेस्टियल एम्परर के 8 फोल्ड जितना ही था। शिवम के सामने वे चींटियों से भी कमजोर थे। धड़ाम धड़ाम दर्जनों बड़े लोग सीधे उड़ते हुए निकले, एक एक कर खून उगलते हुए जमीन पर गिरते गए और शिवम की तरफ देखते हुए आश्चर्यचकित रह गए। ये जवान आदमी इतना मजबूत कैसे है? मोहिनी, अगर तुम्हारे पास कोई सहायक है तो क्या हुआ, याद रखो तुम्हारी माँ अभी भी बख्शी फैमिली में है। अगर तुम वापस नहीं जाओगी तो तुम्हारी माँ तुम्हारे कारण मर जाएगी। पहला बड़ा आदमी बुरी तरह बोला। मोहिनी का चेहरा पीला हो गया, आंसुओं ने उसकी आंखों में घुमना शुरू कर दिया। वह किसी भी समय रो सकती थी और बोली, तुम मेरी माँ को चोट नहीं पहुंचाना चाहते हो। तुम्हें खुद सोच लेना चाहिए, चलो चल रहे हैं। बड़े आदमी ने तंज भरी हंसी दी और फिर मुड़कर जाने लगा। क्या मैं तुम्हें जाने दूंगा? शिवम ने ठंडे स्वर में कहा।
इस पर उन दर्जनों बड़े लोगों के चेहरे पीले पड़ गए और डर दिखाई दिया। भाई शिवम, उन्हें जाने दो वरना मैं उसे मार डालूंगा, किनारे पर मोहिनी ने आवाज निकाली। दर्जनों बड़े लोग तेजी से आगे उड़ते हुए गायब हो गए और शिवम ने उनका पीछा नहीं किया। दीदी मोहिनी, यह सब क्या हो रहा है? वे लोग तुम्हारा परिवार हैं? शिवम ने पूछा। मुझे, मोहिनी ने थोड़ी देर सोचकर कहा। भाई शिवम, कोई बात नहीं, मैं खुद संभाल लूंगी, आप चलिए। दीदी मोहिनी, क्या तुम्हें डर नहीं कि वे मुझे चोट पहुंचाएंगे? शिवम ने सीधे पूछ लिया। ये डरी हुई लड़की दिल से अच्छी और निस्वार्थ थी। शिवम एक नज़र में समझ गया कि वह क्या सोच रही थी। मोहिनी ने अपने हाथ मरोड़ लिए और कुछ समय तक कुछ नहीं बोली। माम, यहाँ कुछ कहना ठीक नहीं है। वे लोग घटिया और बदनामी वाले हैं। अपने फायदे के लिए वे तुम्हें कुर्बान कर देंगे। माम, किस तरह का परिवार है ये? मैं उल्टी हो जाती हूँ। किनारे पर वह युवती बेमजा होकर बोली। ये लड़की मोहिनी की नौकरानी लवी कहलाती है और उसका चरित्र मोहिनी से पूरी तरह अलग था। शिवम की आंखों में धार चमकी और उसने कहा, लड़की आओ और मुझसे बताओ क्या चल रहा है। ठीक है, मैं मालकिन के दिल की बात नहीं बताऊंगी, पर मेरे लिए बात ऐसी है, लवी ने धीरे से फुसफुसाया। यहाँ नज़दीक एक बड़ा शहर है जिसका नाम गुसू सिटी है। गुसू सिटी में 4 बड़ी फैमिलियाँ हैं। बख्शी फैमिली मोहिनी की उन 4 प्रमुख परिवारों में से एक है। दरअसल बहुत पुराने समय में ये चारों बड़े परिवार असल में एक ही घराने के थे। आगे क्या हुआ मुझे मालूम नहीं, पर भविष्य में ये चारों परिवार अलग हो गए और कई अलग हुए परिवारों ने अपना अपना उपनाम बदल लिया और इस तरह आज के 4 बड़े परिवार बन गए। चारों बड़े परिवारों का एक साझा पूर्वजात घर है। समय समय पर चारों घराने नौजवान मेधाओं को एक दूसरे से मुकाबला करने के लिए भेजते हैं। जो जीतता है वही उस वंश के प्रतिनिधि के रूप में पूर्वजात घर में भेजा जाता है ताकि वहां मिलने वाले अवसर हासिल कर सके। और बाहरी मदद भी आमंत्रित की जा सकती है, किसी भी परिवार से हो। बस यदि युवा पीढ़ी को आमंत्रित किया जाए, वे किसी एक परिवार का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं और प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। आखिरकार रिश्ते और कनेक्शन भी कभी कभी ताकत का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब वो समय आ गया है जब चारों वंश प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और पूर्वजात भूमि में प्रवेश के लिए स्थानों के लिए टकरा रहे हैं। इस बार बख्शी फैमिली ने हेवन सेक्ट को जीनियस में भाग लेने के लिए बुलाया और सस की मदद के लिए उन्हें प्रतियोगिता में भेजा गया है। हेवन सेक्ट के जीनियस भी प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन जीनियस सेक्ट की शान के कुछ शर्तें थीं, क्योंकि हेवन सेक्ट के एक देवता के पास फायर लोटस पॉइजन था और मोहिनी में रहस्यमयी ड्रैगन बॉडी था। हेवन सेक्ट की हेवनली एरोगेंस की शर्त ये थी कि मोहिनी को उस व्यक्ति के साथ संगत किया जाए जिस पर फायर लोटस ने हमला किया हुआ है। जैसे ही अनुज एन ड्रैगन बॉडी सामने आएगा, वह दूसरे के फायर लोटस जहर को घोल देगा। जब मोहिनी को ये पता चला तो वह भाग निकली। तभी बख्शी फैमिली की दर्जनों पीछा करने वाले लोग उसके पीछे पड़े, पर उम्मीद नहीं थी कि सामने वाले इतने कायर होंगे और मोहिनी की मां को धमकी देंगे। तो यही बात है, शिवम की आंखों में अब और भी ठंडक आ गई। जहां भी लोग होते हैं वहां नदी झरने वाला जगह यानी जियांगू होता है। प्रैक्टिशनर्स लगातार लाभ के लिए लड़ते रहते हैं। ऐसी चीजें विशाल सनशाइन में रोजाना होती रहती हैं। बिना ताकत के तुम अपनी तकदीर भी तय नहीं कर सकते। दूसरों के मामले दूसरे लोग शिवम नियंत्रित नहीं कर सकता और नहीं करना चाहता है, लेकिन ये मामला चूंकि इसमें उसे छुआ गया था और उसने मोहिनी की मदद भी की थी, इसलिए वह इसका ध्यान रखेगा। दीदी मोहिनी, चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें सू के घर तक साथ लेकर जाऊंगा, शिवम ने कहा। मोहिनी बार बार सिर हिलाई और बोली, भाई शिवम, यह मेरा मामला है, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मैं अपनी माँ को बचाने के लिए वापस जाऊंगी। अपने आप वापस जाओगी और उनकी शर्तें मान लोगी, शिवम ने कहा। मोहिनी शांत हो गई, उसकी आंखों में आंसू फिर से घूमने लगे और वह अकेली और असहाय सी लगती थी। अपनी कल्टिवेशन की वजह से वह वापस जाकर क्या कर पाएगी? केवल सामने वाले की शर्तें मानकर ही वह अपनी मां को बचा सकेगी। चलो मैं तुम्हारे साथ सू के घर वापस जाऊंगा। लवी, तुम रास्ता दिखाओ, शिवम ने सीधा कहा और मोहिनी का छोटा हाथ पकड़ा। ठीक है, लवी ने सिर हिलाया और पहले उड़ते हुए आगे बढ़ गई। आज वे बस एक दो लड़ सकते थे। शिवम ने मोहिनी को बहन कहा। क्या वह ड्रैगन वैली का डिसाइपल है? शायद शिवम बहुत ही शक्तिशाली है।
भाई शिवम, सू बख्शी फैमिली के यहाँ पर शहर में एक सेंट बैठा है। मोहिनी ने शिवम के छोटे हाथ में होंठ दबाए हुए कहा। उसका चेहरा लाल हुआ हुआ था, पर उसने फिर भी चिंता भरे स्वर में कहा। हालांकि वह जानती थी कि शिवम बहुत शक्तिशाली है। कुछ साल पहले वह इतना ताकतवर था, पर हलफोली और जेल्फ सेंस की तुलना में शिवम निश्चित रूप से सर्वशक्तिमान नहीं था। हाहा, सेंस क्या है? उन्हें भी थप्पड़ मारकर मराया जा सकता है। दीदी मोहिनी, तुमने शुरुआत में मेरी मदद की थी और मैं अभी तक तुम्हारा ये कर्ज नहीं चुका पाया। मैं यह मौका कैसे खो दूं? आगे चलकर मैं तुम्हारा एहसान कैसे मिटाऊं? क्या तुम चाहती हो कि मैं जू जैसा दिखूं? हाहा, शिवम ने हंसते हुए कहा और मोहिनी शर्म से लाल हो गई। पर शिवम के मजाक से मोहिनी का मूड बेहतर हुआ। शिवम ने मोहिनी को पकड़ा और गुसू सिटी की ओर उड़ते हुए ले गया। गुसू सिटी बहुत बड़ा था और कॉन्टिनेंट में ये भी एक प्रसिद्ध शहर था। शहर के 4 बड़े परिवारों में से हर एक के पास आसपास सेंट्स बैठे हैं। उनकी ताकत का वर्णन किया जा सकता है और चारों बड़े परिवारों और शीर्ष कॉन्टिनेंट शक्तियों के बीच जुड़ी हुई कड़ियां भी थीं। जब भी कोई प्रतिभाशाली युवा पैदा होता, उसे 13 शीर्ष कुलीन शक्तियों में से किसी एक में परवरिश के लिए भेज दिया जाता। बिल्कुल मोहिनी की तरह उसे ड्रैगन वैली भेजा गया था अभ्यास के लिए, और चारों वंशों की प्रतियोगिता के समय ही वह बख्शी फैमिली के पास लौटी। अनिश्चित रूप से ये दृश्य घट गया। जल्दी ही वे गुसू सिटी पहुंचे और तीनों सीधे एक विशाल महल के पास गए। यहाँ बख्शी फैमिली का स्थान था। मोहिनी वापस आ गई है। मोहिनी को देखकर बड़े सुरक्षा कर्मियों की आंखों में चमक आ गई और उनमें से कुछ ने पीछे के रास्ते को बंद कर दिया। वे उसके भागने से डर रहे थे। उनमें से एक महल में दौड़कर गया और रिपोर्ट की। चलो, शिवम ने मोहिनी का छोटा हाथ छोड़ दिया। वह पहले कदम बढ़ाया और सू के घर में प्रवेश किया। मोहिनी और लवी पीछे पीछे आईं। दरवाजे में दाखिल हुए और एक प्रोमेनेड से होते हुए एक विशाल आंगन था। जब वे पहले बार आंगन में पहुंचे तो आसमान फाड़ने की आवाज लगातार सुनाई दे रही थी। बख्शी फैमिली के महल में साए लगातार झिलमिला रहे थे और आंगन में उड़े हुए उन्हें घेरे में ले लिया। मोहिनी और लवी के छोटे छोटे चेहरे सफेद हो गए थे। शिवम ने अपने हाथ पीठ पर रखे, चेहरा ठंडा और शांत रखा। मोहिनी, मैं जानता था कि तुम वापस आओगी, एक तीखी आवाज गूंजी। फिर कुछ आकृतियां आंगन में आईं। आगे एक हरे चोगे में मध्यायु का एक आदमी खड़ा था, हाथ नीचे करके एक गरिमा का भाव दे रहा था। उसके बगल में एक जवान और सुंदर स्त्री खड़ी थी जो अब तंस कसा करती हुई मोहिनी की ओर गर्व से देख रही थी। वही आवाज जो अभी सुनी गई थी। वो बख्शी फैमिली का मुखिया है। वो महिला बख्शी फैमिली हेड की बेटी इनायत है। यह आदमी सांप जैसा दिल रखता है और हेवन सेक्ट के देवता उसके द्वारा लाए गए हैं। लवी ने शिवम को संदेश दिया। शिवम ने सिर हल्के से हिलाया। उसकी आंखों में चमक थी और उसने बख्शी फैमिली हेड की ओर देखा। आधा पवित्र के तीसरे चरण, क्या वो कानून का पात्र है? शिवम ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। उसे एक ही नज़र में दिख गया कि बख्शी फैमिली हेड की कल्टिवेशन आधा पवित्र के तीसरे चरण में थी। हालांकि बख्शी फैमिली हेड अधिकतम घटिया आत्माओं में से थे, यहाँ तक कि कानून के तीसरे चरण में भी शिवम ने इसे कुछ भी नहीं समझा। जहाँ तक इनायत की बात थी, उसकी कल्टिवेशन स्थिति और भी कमज़ोर थी, सिर्फ एम्परर हाई। बख्शी फैमिली हेड की नज़र शिवम पर पड़ी और उसने थोड़ी शिकन भरी भौहें चढ़ाईं, क्योंकि वो शिवम की कल्टीवेशन की सीमा नहीं पहचान पा रहा था। पर उसकी भौहें जल्दी ही खुल गईं। शिवम ने कुछ छिपी हुई तकनीक क्षमता का अभ्यास किया होगा। मोहिनी के साथ आते हुए ज्यादातर लोग जिनके पास ऊंची कल्टीवेशन नहीं थी, इसलिए वह परेशान नहीं हुआ। घरमाली, मेरी माँ का क्या होगा? मैं अपनी माँ को छोड़ना चाहती हूँ। यह मामला उसका नहीं है। अब जब वह यहाँ था, मोहिनी भी एक कदम आगे आई और बख्शी फैमिली हेड का सामना किया। मोहिनी, तुम क्या इतनी जल्दी में हो? जब तुम विकी के फायर लोटस का डिटॉक्सिफिकेशन कर दोगी तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। इनायत ने तंज कसा। नहीं, मैं पहले अपनी माँ को मिलूंगी, मोहिनी ने दांत बराबर करते हुए कहा। मोहिनी, अब तुम शर्तों की बात करने के पात्र नहीं हो। तुम्हें सौभाग्य है कि हेवन जोंग के जीनियस के साथ फिश एंड वाटर जैसा सुख भोगने का अवसर मिलेगा। शायद वे तुम्हें बाद में देखेंगे और तुम्हें एक स्थान देंगे। अभी, इनायत ने कहा। मैं नहीं चाहती, मैं अपनी माँ से मिलूंगी। इतना कहकर मोहिनी के हाथ में एक धनुषाकार दगाय प्रकट हुआ। उसने अपने हृदय की ओर उंगली की जैसे बिंदु कर लिया और कहा,
अगर तुम आज मुझे अपनी माँ से मिलने नहीं दोगी तो मैं खुद को बड़ा नुकसान पहुंचाऊंगी। तुम बस चाहती हो, तुम हिम्मत करती हो। इनायत का चेहरा बदल गया और वह चिल्ला उठी। बख्शी फैमिली हेड का चेहरा भी बदल गया। उसने सोचा भी नहीं था कि मोहिनी इतनी मजबूत निकलेगी। शिवम के भाव में कोई हलचल नहीं थी। वह मोहिनी के बहुत पास था। अगर सच में मोहिनी आत्महत्या कर भी लेती तो उसे बचाने के दर्जनों तरीके उसके पास थे, इसलिए वह चिंतित नहीं था। पहले मोहिनी की माँ को देखना था। मैं क्यों न हिम्मत करूं, अगर मेरी माँ को कुछ हुआ तो तुम्हें सिर्फ मेरा शव ही मिलेगा, मोहिनी ने कठोर स्वर में कहा। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय झलक रहा था। जाओ उसकी माँ को लेकर आओ। इस समय बख्शी फैमिली हेड ने आदेश दिया। अगर मोहिनी मर जाती तो उसका असर खत्म हो जाता। उस समय हेवन जोंग जीनियस गुस्से में चले जाते और वे खुद संकट में पड़ जाते। जी, कोई आदमी पीछे के महल की ओर चला गया। कुछ देर में ही कोई मध्यायु की महिला को लेकर आया। लेया, तुम क्यों लौट आई? चली जाओ, मेरी फिक्र मत करो, उस महिला ने मोहिनी को देखते ही रोते हुए कहा। चुप रहो, इनायत ने डांट लगाई। मेरी माँ को यहाँ लाओ, मोहिनी ने पुकारा। बख्शी फैमिली हेड ने हाथ लहराया और आदमी ने मोहिनी की माँ को छोड़ दिया। आखिरकार यह बख्शी फैमिली का क्षेत्र था और शिवम पहले से ही बख्शी फैमिली के मास्टर से घिरा हुआ था। वह मध्यायु महिला दौड़कर मोहिनी को गले लग गई। माँ, आप ठीक हैं? मोहिनी ने खंजर समेटते हुए पूछा। ली, तुम क्यों लौटी? तुम तो भाग गई थी। अगर तुम ड्रैगन वैली वापस चली जाती तो ये तुम्हें कुछ नहीं कर पाते, महिला ने दुखी स्वर में कहा। माँ, लेया आपको अकेला नहीं छोड़ सकती, मोहिनी ने उत्तर दिया। ली, मध्यायु महिला की आंखों से आंसू बह निकले। वह अचानक बख्शी फैमिली हेड की ओर दौड़ी, घुटनों के बल गिर गई और विनती की, मालिक कृपया कृपया ली को छोड़ दीजिए। ली आखिरकार बख्शी फैमिली की संतान है, कृपा करके उसे छोड़ दीजिए। मोहिनी की शाख असल में बख्शी फैमिली की सीधी संतान थी, पर उसके पिता और दादा युद्ध में मारे गए, तब से उनकी स्थिति बुरी तरह गिर गई। तुम उठो, तुमने खुद कहा कि मोहिनी बख्शी फैमिली की उत्तराधिकारी है। मैं उससे ये काम परिवार के लिए करवा रहा हूँ। जब वह बख्शी फैमिली की संतान है तो परिवार के लिए थोड़ा बलिदान करना क्या बड़ी बात है, और यह उसकी जान भी नहीं ले रहा। मैं उसे एक अवसर दे रहा हूँ। सामने वाला हेवन जोंग का जीनियस है, बख्शी फैमिली हेड ने ठंडे स्वर में कहा। पर अगर इस तरह सामने वाला लेह को नहीं चाहता तो लेह बर्बाद हो जाएगी। मालिक कृपा करके उसे छोड़ दीजिए, मोहिनी की मां ने फिर विनती की। आज किसी से विनती करना व्यर्थ है। उसी पल एक ठंडी आवाज गूंजी। फिर 3 आकृतियां आंगन में दाखिल हुई। 3 युवा सफेद वस्त्र पहने हुए। एक नजर में पता चलता था कि वे हेवन सेक्ट के डिसाइपल हैं। उनमें से एक का चेहरा लाल था, मानो उसके शरीर में आग जल रही हो। यह व्यक्ति वही विकी होना चाहिए था जो फायर लोटस पॉइजन से ग्रस्त था। तीनों आगे बढ़े। विक्की ने मोहिनी को घूरते हुए चीखा, तुम लोग क्या कर रहे हो? जल्दी इस लड़की को पकड़ो और मुझे लाओ ताकि वह मेरा जहर निकाल सके, जल्दी। उसका शरीर फायर पॉइजन से झुलस रहा था, लगातार जल रहा था, दर्द असहनीय था। विकी तो चाहता था कि तुरंत मोहिनी के साथ मिलकर उसे राहत मिले। हाँ, ये छोटा सा काम, इतना देर क्यों? अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो हम तुम्हारे बख्शी फैमिली की मदद नहीं करेंगे, फिर हम सीधे बाकी 3 परिवारों में चले जाएंगे। देखते हैं तुम्हारा बख्शी फैमिली पहले नंबर पर कैसे आता है, एक और हेवन सेक्ट का जीनियस ठंडे स्वर में बोला। बख्शी फैमिली हेड और इनायत के चेहरे जोर से बदल गए। अगर हेवन सेक्ट का जीनियस गुस्सा हो गया और बाकी 3 परिवारों की मदद करने चला गया तो उनके बख्शी फैमिली की कोई संभावना नहीं रहेगी। मोहिनी कमीनी, जल्दी ब्रदर फेई को सेवा देने ले जाओ। अगर तुमने बड़ी बात में देर की तो सिर्फ तुम नहीं बल्कि तुम सब मरोगे, इनायत चिल्लाए। इनायत जिस एंसेस्ट्रल सेक्ट को मानती थी वह हेवन सेक्ट ही था, पर वह वहां बहुत छोटा पात्र थी। बड़ी मुश्किल से उसने कुछ जीनियस बुलाए थे बख्शी फैमिली की मदद के लिए। वह नहीं चाहती थी कि मोहिनी के कारण सब बिगड़ जाए। इनायत, यह मत सोचो कि हमें तुम्हारे इरादे मालूम नहीं। तुम स्वार्थी हो, सिर्फ अपनी सोचती हो। जब बख्शी फैमिली पहला स्थान जीतकर एंसेस्ट्रल लैंड में जाएगा तो वही तुम जाओगी। तुम यंग मिस की कुर्बानी देकर अंदर घुसना चाहती हो। तुम्हारा मन सचमुच जहरीला है। लावी बर्दाश्त न कर सकी और चिल्ला उठी, बेशर्म लड़की, हिम्मत है मुझे इस तरह बोलने की? थप्पड़। इनायत का चेहरा ठंडा हुआ और वह लवी की ओर झपटी, एक चांटा मारकर उसे उड़ाने जा रही थी।
इनायत की कल्टिवेशन एम्परर के 6 स्तर की थी, जबकि लावी के पास कुछ कल्टिवेशन थी पर वह केवल एम्परर के दूसरे स्तर तक ही थी। रुको, जबकि शिवम अभी हाथ बढ़ाने ही वाला था, मोहिनी आगे कूदी और उसने अपनी हथेली से इनायत को रोक दिया। इनायत लगातार पीछे हटती गई। मोहिनी की कल्टिवेशन इनायत जैसी ही थी पर उसका स्पिरिट बॉडी कहीं ज्यादा ताकतवर था। मोहिनी, क्या तुम मुझे रोकने की हिम्मत करती हो? मैं बताती हूँ, आज तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं, ये सब बख्शी फैमिली के लिए है। इनायत चिल्लाई। कोई विकल्प नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है? इस समय शिवम, जो अब तक चुप था, आखिरकार बोला। सबकी नजरें अनायास शिवम पर चली गईं। लड़के, तुम्हारा मतलब क्या है? इनायत ने शिवम को देखा। शिवम मुस्कुराया और उसके हाथ में अचानक एक भाला सेकनित हो गया। शून। शिवम ने हाथ हिलाया और उसका भाला बिजली की तरह विक्की की ओर चला गया। ये दृश्य इतना अचानक था कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि शिवम अचानक विक्की को मार देगा। पुशश। भाला सीधे विक्की के डांशन से आर पार हो गया, उसकी स्पिरिट गॉड को नष्ट कर दिया और उसे जमीन पर गाड़ दिया। विक्की की आंखें गोल हो गईं, अविश्वास से भरी। वह सपने में भी नहीं सोच सकता था कि शिवम उस पर अचानक वार कर देगा। फिर उसकी आंखों की रोशनी बुझ गई और जीवन समाप्त हो गया। चारों ओर सन्नाटा, सब दंग रह गए। उन्हें लगा जैसे वे सपना देख रहे हों। तुम। इनायत ने हाथ कांपते हुए उठाया, शिवम की ओर इशारा किया पर एक शब्द भी नहीं कह सकी। पहले तक शिवम वहां खड़ा था बिना बोले। इनायत ने उसे नजरअंदाज किया था। वह कभी सोच भी नहीं सकती थी कि शिवम अचानक वार करेगा और विक्की को मार डालेगा। अब कोई विकल्प नहीं बचा, वह तो पहले ही मर चुका है। शिवम ने हल्के स्वर में कहा। तुमने ब्रदर फेई को मारने की हिम्मत की, तुम मौत ढूंढ रहे हो? मौत? इनायत हिस्टीरिकली चिल्लाई। विकी मर गया, उसका पूरा षड्यंत्र मिट गया। लड़के, मौत बुला रहे हो? मारो इसे। हेवन सेक्ट के बचे हुए 2 डिसाइपल अचानक गुस्से से भर उठे। उनकी आभा सेलेस्टियल एम्परर स्तर तक फैल गई। पवित्र प्रकाश छा गया और दोनों जीनियस देवता शिवम की ओर हमला करने झपटे। शिवम ने हाथ हिलाया, 2 और भाले सेक्ट हुए और उनकी ओर फेंके। दोनों हेवन सेक्ट जीनियस के हमले और रक्षा शिवम के भालों के सामने टिक ही नहीं पाए, एक एक करके ढह गए। पुशश। दोनों भाले सीधे उनके डांशन से आर पार हो गए। उनकी आत्माएं नष्ट हो गईं। जैसे विकी के साथ हुआ था वैसे ही वे भी जमीन पर गाड़ दिए गए। एक ही वार में मौत। शिवम के सामने सेलेस्टियल एम्परर के 9 स्तर वाले 2 जीनियस भी पूरी तरह नष्ट हो गए। जीत, तूने हेवन सेक्ट के जीनियस को मार डाला, अब तो आसमान भी तुझे नहीं बख्शेगा। हेवन सेक्ट तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। बख्शी फैमिली हेड गरजा। उसके शरीर से आधा संत के तीसरे स्तर की आभा उठी और शिवम पर दबाव डालने लगी। लेकिन शिवम वहीं खड़ा रहा, शांत, उसके कपड़े तक हवा से नहीं हिले। शापित, तूने जीनियस के भाई को मारने की हिम्मत की। इनायत भी पागलपन से चिल्लाई। उसकी मेहनत, उसकी सारी योजनाएं सब ध्वस्त हो गईं। मत भूलो, हेवन सेक्ट के जीनियस तुम्हारे बख्शी फैमिली में मरे हैं। अगर हेवन सेक्ट को पता चला तो कौन जानता है कि वे क्या सोचेंगे। शिवम ने हल्के स्वर में कहा। एक ही वाक्य ने अनायत, बख्शी फैमिली हेड और बाकी बख्शी फैमिली के लोगों के चेहरे बदल दिए। हाँ, जीनियस यहीं मरे थे, बख्शी फैमिली में। अगर बात बाहर गई तो पूरा परिवार संकट में पड़ जाएगा। जब हेवन सेक्ट गुस्सा होगा, बख्शी फैमिली निश्चित रूप से नष्ट कर दिया जाएगा। धत। बख्शी फैमिली हेड अनायत और बाकी सब खून के घूंट पी गए। अब वे इस मामले को बाहर नहीं बता सकते थे, उल्टा उन्हें छिपाना पड़ेगा और शिवम की मदद करनी पड़ेगी। इस मामले की कीमत तुम सबको अपनी जान देकर चुकानी होगी। इनायत हिस्टीरिक अंदाज में चिल्लाई। उसने भारी कीमत चुकाकर 3 जीनियस को बुलाया था ताकि बख्शी फैमिली जीते और वह एंसेस्ट्रल लैंड में प्रवेश करके अवसर पाए। अब सब मिट्टी हो गया। ये सब शिवम ने बर्बाद कर दिया। वह जल उठी। मोहिनी से नफरत की, उसने आदेश नहीं माना, और शिवम से नफरत की, उसने हस्तक्षेप क्यों किया। मारो इन्हें, मार डालो। इनायत ने आदेश दिया। मारो। आंगन में घिरे बख्शी फैमिली के सभी मास्टर्स शिवम और मोहिनी की ओर झपट पड़े। ये सब मार्शल एम्परर स्तर के ताकतवर थे और कुछ आधा संत भी थे। दफा हो जाओ। शिवम की आंखें बिजली सी चमकी और उसने जोर से दहाड़ लगाए। इस गर्जना में उसकी एक्सकैलिबर तकनीक और ध्वनितरंगों में भयानक सत्य शक्ति भी शामिल थी।
जैसे ही बख्शी फैमिली के मास्टर्स उस पर टूटे हुए चीखते हुए पीछे धकेल दिए गए मानो किसी विशाल हथौड़े से टकराए हों। वे उस रफ्तार से पीछे गिरे जो उनके आगे बढ़ने से भी तेज थी। सबके मुंह से खून फूट पड़ा। ये कैसे संभव है? इनायत और बाकी जो खड़े रह गए थे उनकी आंखें फैल गईं। शिवम वाकई भयावह था। एक दहाड़ से दर्जनों बख्शी फैमिली के ताकतवर योद्धा, जिनमें कई आधासंत भी थे, सब खून उगलते हुए पीछे गिरे। ये कैसी कल्टिवेशन है? ये कैसी शक्ति है? मोहिनी लवी और मोहिनी की मां भी स्तब्ध रह गईं। भाई शिवम फिर से और भी शक्तिशाली हो गए, मोहिनी ने धीमे से कहा। 1.5 साल पहले ही शिवम बेहद ताकतवर था, पर इतना अतिरंजित नहीं। अब तो उसकी गहराई का अंदाजा लगाना भी असंभव था। ओह! शिवम की आंखें बिजली की तरह इनायत पर गड़ीं। उसने हथेली कसकर भींची। इनायत चीख उठी और उसका शरीर अनायास शिवम की ओर खींच गया। शिवम ने उसका गला पकड़कर उसे हवा में उठा लिया। पिता, पिता, मुझे बचाए! इनायत ने भयभीत होकर चिल्लाया। उसे छोड़ दो, बख्शी फैमिली हेड गरजा। उसने पूरी ताकत से हमला किया। हवा का नियम सेक्टनित होकर शिवम को धकने लगा। सोच लिया है? सच में मुझसे लड़ना चाहते हो? शिवम ने उसकी ओर देखा। धमाक! अचानक शिवम से भयावह आभा फूट पड़ी। भयानक अराजक नियम, केओटिक लॉ फैल गया और बख्शी फैमिली हेड पर दबाव डालने लगा। बख्शी फैमिली हेड को मानो बिजली लगी हो। उसका शरीर कांप गया। वह बार बार पीछे हटने लगा, लगभग खून उगल दिया। फासला बहुत बड़ा था। बख्शी फैमिली हेड की नज़र में शिवम मानो एक विशाल दैत्य था, अपराजय। बख्शी फैमिली हेड सन रह गया। उसके मन में विचार उमड़ने लगे। फिर अचानक उसने सांस खींची और मुट्ठी बांधकर शिवम को झुककर बोला, ये पुत्र सचमुच असाधारण जीनियस है। पहले लोकी की आंखें नहीं थीं, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। ये देखकर शिवम तक हैरान रह गया। बख्शी फैमिली हेड वाकई योग्य था। उसने स्थिति की सच्चाई समझकर झुकना जान लिया। आज जो कुछ हुआ वह हुआ ही नहीं। ये 3 हेवन सेक्ट के डिसाइपल यहाँ कभी नहीं आए थे। मोहिनी और आगे से बख्शी फैमिली में किन्नर जैसी होगी। बख्शी फैमिली हेड ने बोलना जारी रखा, माहौल को नरम करने के लिए। ओह, चेहरे बदलना कितना तेज आता है तुम्हें, निकल जाओ। शिवम ने हाथ से थप्पड़ मारा और इनायत को उड़ाकर उसके चेहरे पर दे मारा। आह, तूने मुझे मारने की हिम्मत की? पिता, इन्हें मार डालो, मार डालो। इनायत पागल होकर चिल्लाई। चुप हो जाओ, बख्शी फैमिली हेड ने डांटा तो इनायत चुप हो गई। शिवम हल्के से मुस्कुराया। अगर यह बाहर होता तो वह इनायत को सीधे मार देता, लेकिन यहाँ मोहिनी का घर था और उसके परिवारजन अब भी बख्शी फैमिली में थे। उसे बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं थी, बस ताकत दिखाना काफी था। पुत्र, आपका क्या नाम है? बख्शी फैमिली हेड ने मुस्कुराते हुए आदर से मुट्ठी बांधी। शिवम ने उसे देखा और 2 शब्द बोले, शिवम। असल में भाई, रुको, क्या तुम्हारा नाम शिवम है? ड्रैगन वैली का शिवम? बख्शी फैमिली हेड दंग रह गया। उसका चेहरा जम गया। 3 साल पहले शिवम और डिवाइन सोन की लड़ाई की चर्चा पहले ही पूरे कॉन्टिनेंट में फैल चुकी थी। बड़ी बड़ी शक्तियों ने भी शिवम का नाम सुना था। इनायत और बख्शी फैमिली के बाकी मास्टर्स भी चौड़ी आंखों से हैरान रह गए। तो यह वही शिवम है और अब वो इतना शक्तिशाली हो गया है। अगर ड्रैगन वैली में दूसरा कोई शिवम नहीं है तो हाँ, वह मैं हूँ, शिवम ने हल्के स्वर में कहा। असल में भाई शिवम, मेरी आंखें नहीं थीं। सामने असली ड्रैगन खड़ा था और मैं पहचान नहीं पाया। भाई शिवम, लोकी का एक निवेदन है। बख्शी फैमिली हेड मुस्कुराया और सीधे शिवम को भाई कहकर पुकारा। अभी जो घमंडी था वह अब नर्म पड़ गया। क्या बात है? शिवम ने पूछा। लोकी चाहता है कि भाई शिवम बख्शी फैमिली का प्रतिनिधित्व करके 4 प्रमुख परिवारों की प्रतियोगिता में भाग लें। बस भाई शिवम मान लें, कोई भी शर्त रखिए, हम मानेंगे। बख्शी फैमिली हेड बोला। शिवम कुछ क्षण थका। उसने नहीं सोचा था कि बख्शी फैमिली हेड उससे बख्शी फैमिली के लिए लड़ने का आग्रह करेगा। यह उम्मीद से परे था। इनायत की आंखें भी चमक उठी। अगर शिवम उतरा तो बख्शी फैमिली की जीत पक्की थी। मेरे लिए लड़ना असंभव नहीं है, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं, शिवम बोला। भाई शिवम कहिए, बख्शी फैमिली हेड बेहद खुश होकर तुरंत बोला। पहली, आगे से मोहिनी और उसके परिजनों को बख्शी फैमिली में कोई तंग न करे। मैं कभी नहीं सुनना चाहता कि उन्हें सताया गया। शिवम बोला। इसमें निश्चिंत रहो,
आगे से अगर मोहिनी और उसके परिजनों को किसी ने बख्शी फैमिली में सताया तो चाहे कोई भी हो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। बख्शी फैमिली हेड ने तुरंत हामी भरी। दूसरी शर्त, अगर मैंने बख्शी फैमिली को पहला स्थान दिलाया तो एंसेस्ट्रल लैंड में प्रवेश करने वाली व्यक्ति मोहिनी ही होगी। शिवम बोला, यह असंभव है, असंभव। इनायत चिल्ला उठी। मोहिनी को एंसेस्ट्रल लैंड में भेजना उसके लिए कुछ नहीं था, इसलिए वह कैसे मान सकती थी। बख्शी फैमिली हेड भी भौहें सिकोड़ने लगा। वह चाहता था कि शिवम इनायत के लिए मदद करे। बख्शी फैमिली का मुखिया गंभीर और उलझे चेहरे के साथ कुछ देर चुप रहा। क्यों, क्या इस शर्त को मानना मुश्किल है? शिवम ने ठंडे स्वर में कहा। भाई शिवम, क्या ये शर्त बदल सकते हो? बख्शी फैमिली का मुखिया बोला। बदलने की जरूरत नहीं, बूढ़ा आदमी मान गया। इसी समय बख्शी फैमिली के महल की गहराई से एक बूढ़ी आवाज गूंजी। एक सफेद बालों वाला वृद्ध हवा से उतर कर आया। संत। शिवम की आंखें हल्की सी हिली। यह वृद्ध संत था, लेकिन केवल गोल्डन निर्वाणा स्तर का। पूर्वज। उसे देखते ही बख्शी फैमिली का मुखिया जल्दी से झुककर प्रणाम करने लगा। पूर्वज को प्रणाम। इनायत और बख्शी फैमिली के अन्य लोग, जिनमें मोहिनी, लवी और मोहिनी की मां भी शामिल थी, सबने आदरपूर्वक प्रणाम किया। यह वृद्ध बख्शी फैमिली का स्तंभ था, बख्शी फैमिली का एकमात्र संत। भाई शिवम की शर्त मुझे स्वीकार है। जब बख्शी फैमिली विजयी होगा तब मोहिनी इस लड़की को एंसेस्ट्रल लैंड में प्रवेश करने दो। वह भी बख्शी फैमिली की संतान है। अगर उसे वहां अवसर मिलता है तो ये भी बख्शी फैमिली का सौभाग्य होगा। बख्शी फैमिली के पूर्वज ने कहा। जी पूर्वज। बख्शी फैमिली का मुखिया तुरंत सिर हिलाकर बोला। वह उनके आदेश का विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। इनायत अत्यंत अनिच्छुक थी, लेकिन पूर्वज ने बोल दिया था। वह एक शब्द भी न कह सकी, बस दांत भींचकर रह गई। और हाँ, आगे से मेरे रिट्रीट का फायदा मत उठाओ। तुम परिवार के मुखिया हो तो पूरे बख्शी फैमिली के बारे में सोचो, सिर्फ अपनी संतान के बारे में नहीं। अगर ऐसा है तो तुम्हें मुखिया बने रहने की भी जरूरत नहीं है। बख्शी फैमिली के पूर्वज ने आगे कहा। बख्शी फैमिली के मुखिया ठंडे पसीने से भीग गए और भयभीत होकर झुककर बोले, पूर्वज क्षमा करें, अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मार्शल वर्ल्ड में सब कुछ शक्ति से चलता है। बख्शी फैमिली में संत ही आकाश समान है, वही तय करता है कि परिवार का मुखिया कौन होगा। पूर्वज के सामने मुखिया की कोई हैसियत नहीं। इस लड़की की प्रतिभा बहुत अच्छी है, आगे चलकर इस पर विशेष ध्यान दो। इसका पवित्र क्षेत्र तक पहुंचना संभव है, समझे? बख्शी फैमिली के पूर्वज ने मोहिनी की ओर देखा, चेहरे पर दयालु मुस्कान के साथ। फिर मुखिया की ओर देखा तो उसकी आंखों में तीखी चमक आ गई। वह लंबे समय तक रिट्रीट में रहते थे, कभी कभी कई दशकों तक, इसलिए परिवार के मामलों में कम ही दखल देते थे। अगर इस बार शिवम की आभा ने उन्हें बाहर न निकाला होता तो लगभग मोहिनी जैसी प्रतिभा को वे खो चुके होते। मोहिनी की क्षमता से संत बनने की उम्मीद थी। किसी भी परिवार के लिए इतनी प्रतिभा का होना दुर्लभ था, और परिवार का मुखिया अपनी बेटी के लिए मोहिनी को बलिदान करना चाहता था। इससे पूर्वज का दिल गुस्से से भर गया। उसने मन ही मन तय किया कि बख्शी फैमिली को सुधारना होगा। भाई शिवम, कृपया, बूढ़ा आदमी दावत का आदेश देता है। ये भाई शिवम के उपकार के लिए धन्यवाद है और मेरे बख्शी फैमिली के लिए एक गौरवमय दिन है। बख्शी फैमिली का पूर्वज विनम्रतापूर्वक बोला, औपचारिकता की जरूरत नहीं, चलिए। शिवम ने हल्की मुस्कान दी और मोहिनी के साथ बख्शी फैमिली की गहराई में चला गया। जहां तक हेवन सेक्ट के 3 जीनियस का सवाल था, उनका निपटारा परिवार के लोग स्वयं करेंगे। आदेश पहले ही दिए जा चुके थे। दावत के बाद शिवम अस्थायी रूप से बख्शी फैमिली में ठहर गया। 4 परिवारों की प्रतियोगिता 7 दिन बाद थी। वैसे भी कॉन्फ्रेंस में अभी समय था। शिवम को जल्दी नहीं थी, साथ ही वो मोहिनी जैसी भली लड़की की मदद कर सकता था। 7 दिन तो बस यूं ही बीत गए। गुसु सिटी के 4 प्रमुख परिवारों की प्रतियोगिता अब शुरू होने जा रही थी। स्थान था शहर के केंद्र में एक विशाल चौक। चौक के बीच में एक विशाल युद्ध मंच पहले ही बना दिया गया था। उस दिन चौक लोगों से खचाखच भरा था। गुसु सिटी में 4 परिवारों की तुलना एक दुर्लभ घटना थी। स्वाभाविक था कि योद्धा इकट्ठा हों। चौक के चारों दिशाओं में स्टैंड बनाए गए थे। बख्शी फैमिली के लोग शिवम सहित पूर्वी स्टैंड पर उतरे। फिर बाकी 3 परिवार अपने अपने स्टैंड पर उतरे। कुछ देर बाद प्रतियोगिता औपचारिक रूप से शुरू हुई। नियम बहुत सरल थे।
हर परिवार से 6 युवा योद्धा एक साथ युद्ध मंच पर उतरते और टीम बैटल करते। आखिर में जिस परिवार के लोग मंच पर बचे रहते वही विजयी होता। बख्शी फैमिली ने शिवम सहित 6 युवाओं का चयन किया, मोहिनी भी उनमें थी। बाकियों में सबसे ताकतवर शिवम को छोड़कर एम्परर रेल्म स्तर तक ही थे। पहले बख्शी फैमिली बाहरी सहायता बुलाता था, लेकिन इस बार जब शिवम था तो किसी और की जरूरत नहीं पड़ी। 000 चारों दिशाओं से 6 आकृतियां मंच पर उतरी। मंच पर उतरते ही सभी ने एक दूसरे को परखा, फिर स्वाभाविक रूप से झड़प शुरू होनी थी। हाहा सूची, तुम्हारा बख्शी फैमिली इस बार कोई बाहरी मदद नहीं लाया? नहीं, सिर्फ एक बाहरी मदद। क्या तुमने यह मुकाबला छोड़ दिया? दक्षिण दिशा में एक मध्यायु व्यक्ति हंसते हुए बोला और बख्शी फैमिली के मुखिया पर ताना कसा। उस एक के अलावा बाकी सब सेलेस्टियल एम्परर रेल्म तक ही हैं। लगता है कि बख्शी फैमिली ने सचमुच हार मान ली है। फिर तो बख्शी फैमिली पहले बाहर होगा और हम 3 आपस में विजयी तय करेंगे। पश्चिम दिशा से भी एक आवाज आई। ये बोलने वाले बाकी 3 परिवारों के मुखिया थे। बख्शी फैमिली के मुखिया की तरह वे भी आधासंत के तीसरे चरण में थे। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से मोहिनी और बाकियों की कल्टिवेशन देख ली थी। सिर्फ शिवम अपवाद था, उसने मैजिक ब्रेथ टेक्निक का इस्तेमाल किया था। वे उसकी कल्टिवेशन नहीं देख पाए, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की। उन्हें विश्वास नहीं था कि शिवम की शक्ति कितनी हो सकती है। ठहरो, अभी तुम सब रोओगे। बख्शी फैमिली के मुखिया ने मुंह में ताना मारा, लेकिन चुप ही रहा। अब बोलने का कोई फायदा नहीं था। थोड़ा इंतजार करो, फिर उन्हें बख्शी फैमिली की शक्ति दिखा देंगे। मुखिया का आदेश है, पहले बख्शी फैमिली को निपटाओ। मंच पर दक्षिण दिशा के कुछ लोग हंसते हुए बोले और शिवम को घूरा। मैं भी यही सोचता हूँ। चारों ओर सबको संभालना मुश्किल है, पहले सबसे कमजोर को हटा दें। पश्चिम दिशा के 6 लोगों में से एक ने ताना मारा। फिर तीनों पक्षों ने कदम बढ़ाए और आभा फैलाते हुए शिवम की ओर बढ़े। ये सब उच्च स्तर के मार्शल एम्परर्स थे और हर ओर से कई मार्शल आर्ट्स एम्परर्स थे। बख्शी फैमिली के 6 लोगों में मोहिनी को छोड़कर बाकी सबके चेहरे सफेद पड़ गए। 7 दिन पहले जब शिवम ने शक्ति दिखाई थी तो केवल परिवार के वरिष्ठ लोग और कुछ ताकतवर लोग ही मौजूद थे। ये युवा नहीं थे, इसलिए उन्हें शिवम की असली शक्ति का अंदाजा नहीं था। अब क्या करें? एक युवा का चेहरा पसीने से भीग गया। बाकी 3 परिवारों के पास बाहरी मदद थी। हर परिवार उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर था। तीनों मिलकर हमला करें तो बिना लड़े ही परिणाम साफ था। काफी है, मैं अकेला ही संभाल लूंगा। शिवम मुस्कुराया और मंच के केंद्र की ओर बढ़ गया। तुम मर गए तो हमारा क्या होगा? हम क्या करें? एक बख्शी फैमिली का युवा घबरा गया। मेरा मानना है हमें बस खड़े होकर देखना चाहिए, मोहिनी ने धीमे से कहा। बख्शी फैमिली के बाकी 4 युवा स्तब्ध रह गए। देखना, इसका मतलब क्या है? बाकी 3 परिवारों के युवा योद्धाओं ने भी अपनी नजरें शिवम पर जमा दी। बख्शी फैमिली का मतलब क्या है? एक आदमी को मैदान के बीच में भेज दिया और बाकी 5 को किनारे पर खड़ा कर दिया। ये कैसी रणनीति है? क्या वे चाहते हैं कि शिवम अकेला तीनों पक्षों का सामना करे? इस समय बाकी 3 परिवारों के मुखिया भी भौहें चढ़ा बैठे। शिवम की कल्टिवेशन वे देख नहीं पा रहे थे। उन्होंने सोचा था कि वह किसी छुपाने वाली तकनीक का अभ्यास कर रहा होगा और चाहे वह कितना भी ताकतवर हो उतना भी नहीं हो सकता, पर अब उन्हें गलतफहमी का आभास हुआ। खासकर जब उन्होंने बख्शी फैमिली के मुखिया के शांत चेहरे को देखा तो उनके मन में और भी बुरा अंदेशा हुआ। तुम लोग सब मिलकर आओ। शिवम युद्ध मंच के केंद्र में खड़ा था, हाथ पीछे बांधे और हल्के स्वर में बोला। क्या सब मिलकर? ये लड़का कितना घमंडी है, सचमुच घमंडी। भले ही हम इतने लोग हैं, भले ही कोई आधा संत हो, हम नहीं डरते। क्या ये भी आधा संत है? इतनी छोटी उम्र का आधा संत तो केवल 13 शीर्ष पूर्वज परिवारों में मिलता है और उनकी संख्या बहुत कम है। अभी तो कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है, वे सब वहां की तैयारी में होंगे। क्या वे ऐसी छोटी प्रतियोगिता में आएंगे? नाटक मत करो, सब मिलकर हमला करो और इसे युद्ध मंच से बाहर फेंक दो। कड़वी आवाजें उठी और तीनों बड़े परिवारों के मास्टर्स ने हमला कर दिया। कुल 18 लोग एक साथ शिवम पर टूट पड़े। चारों तरफ की रोशनी इकट्ठी होकर भयावह आभा फैला रही थी। इतने सारे मास्टर्स एक साथ हमला कर रहे थे, अगर आधासंत का पहला चरण भी होता तो भी बचना मुश्किल था। शिवम की आकृति हिली तक नहीं, उसने बस एक कदम आगे बढ़ाया।
धड़ाम उसके कदम पड़ते ही पूरा युद्ध मंच कांप उठा। तीनों दिशाओं से गरजते हुए 9 ड्रैगन निकले और तीनों परिवारों के मास्टर्स पर टूट पड़े। कोई रोक नहीं पाया। तीनों बड़े परिवारों के 18 युवा योद्धा मानो गेंदों की तरह हवा में उड़ गए, मुंह से खून उगलते हुए। धड़ाम 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 18 युवा एक एक करके युद्ध मंच से बाहर गिर पड़े और जमीन पर कराहने लगे। शांत पूरा चौक सन्नाटे में डूब गया, एक भी आवाज नहीं। समाप्त? क्या सच में इतना ही था? शिवम ने बस एक कदम बढ़ाया और प्रतियोगिता खत्म हो गई। गुसू सिटी के असंख्य योद्धा ये तमाशा देखने आए थे। वे सोच रहे थे कि एक भयंकर सेक्ट रश देखने को मिलेगा, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये दुर्लभ आयोजन शुरू होते ही खत्म हो जाएगा। कुछ लोगों ने तो ठीक से देखा भी नहीं, पल भर में सब खत्म। ये बाकी 3 परिवारों के मुखिया और मास्टर्स निरुत्तर हो गए, बोलने की ताकत नहीं रही। हा हार मानो इस बार एंसेस्ट्रल लैंड हमारा बख्शी फैमिली का है। बख्शी फैमिली का मुखिया जोर से हंसा। पहले इनायत के कारण उसका मन बुझा हुआ था, पर अब उसे बड़ा सुख मिला। गुसू सिटी के 4 बड़े परिवार सालों से लड़ते आ रहे थे। कब उसने बाकी 3 परिवारों के मुखियाओं के चेहरे ऐसे देखे थे? इनायत किनारे पर खड़ी मन ही मन आह भर रही थी। मोहिनी को वास्तव में शिवम की मदद मिल गई। वो असहाय थी, बस सोच रही थी कि मोहिनी कितनी भाग्यशाली है। अविश्वसनीय, इस बार बख्शी फैमिली ने इतनी शक्तिशाली युवा प्रतिभा को बुलाया है। ये तो जरूर किसी शीर्ष 13 परिवार के जीनियस जैसा है। इसकी कल्टिवेशन निश्चित ही आधासन स्तर की है। इस बार तो सच में बख्शी फैमिली की किस्मत अच्छी थी। बाकी परिवारों के लोग बस इतना ही कह सके, और बहुत से दर्शक निराश थे। जिस भव्य आयोजन की उन्हें उम्मीद थी वह कुछ ही पलों में खत्म हो गया। बहुत बातें हो गईं, अब एंसेस्ट्रल लैंड खोला जाए, बख्शी फैमिली का मुखिया बोला। एंसेस्ट्रल लैंड को खोलने के लिए 4 परिवारों के मुखियाओं को साथ होना पड़ता था। ये गुसू सिटी का सदियों पुराना नियम था। बाकी 3 मुखिया न चाहते हुए भी मजबूर थे। अब उनकी उम्मीदें अगले चरण में टिकी थीं। मोहिनी चलो। बख्शी फैमिली का मुखिया आकाश में उठा, मोहिनी की ओर देखा और फिर शिवम से कहा, भाई हर बार एंसेस्ट्रल लैंड में जाने वालों के साथ एक प्रोटेक्टर भी होता है, क्यों ना तुम मोहिनी के साथ चलो? कोई समस्या नहीं, शिवम ने सिर हिलाया। शिवम, मोहिनी और 4 मुखिया आकाश में उठे और चौक के उत्तर दिशा की ओर उड़ गए। ज्यादा दूर नहीं, उत्तर दिशा में एक छोटा महल था। जब सब भीतर पहुंचे उन्होंने एक पत्थर की दीवार देखी जिस पर अजीब पैटर्न उकेरे थे। शुरू करो, बख्शी फैमिली का मुखिया बोला। बाकी तीनों मुखियाओं ने सिर हिलाया और चारों ने एक साथ अपने हथेलियां पत्थर की दीवार पर रखी। ज़ ए की मात्रा न रुपए दीवार पर उमड़ पड़ा। पत्थर की दीवार चमक उठी। कड़क दीवार अचानक फट गई और फिर एक काला भंवर प्रकट हुआ। मोहिनी चलो, एंसेस्ट्रल लैंड में तुम्हें क्या मिलता है ये तुम्हारी किस्मत पर निर्भर करेगा। बख्शी फैमिली का मुखिया बोला। जी। मोहिनी ने सिर हिलाया और शिवम के साथ भंवर में कदम रखा। जैसे ही जगह बदली, अगले पल शिवम ने पाया कि वे एक खुले क्षेत्र में हैं। चारों ओर सफेद विस्तार था। उनके सामने एक किरण थी, आकाश में तैर रही थी मानो सूरज का एक गोला। क्या वो पूर्वजों की आत्मा है? मोहिनी ने धीमे से कहा, फिर सम्मानपूर्वक घुटनों के बल बैठकर उस प्रकाश की ओर झुकी और माथा टेक कर प्रणाम किया। शिवम मोहिनी के बगल में खड़ा उस प्रकाश को देख रहा था और विचारों में डूबा था। पिछले कुछ दिनों में उसने मोहिनी से एंसेस्ट्रल लैंड के बारे में थोड़ा सुना था। मोहिनी को ज्यादा मालूम नहीं था, बस इतना जानती थी कि हर बार 4 परिवारों के लोग यहाँ आते हैं तो उन्हें उस प्रकाश को प्रणाम करना होता है और फिर उसमें प्रवेश करके अवसर प्राप्त करना होता है। कभी कभी उस प्रकाश से पवित्र सैनिक निकलते थे, कभी अमृत या कल्टिवेशन के रहस्य या और कोई खजाना। किसे क्या मिलता है ये पूरी तरह भाग्य पर निर्भर करता है। मोहिनी ने प्रणाम किया और प्रकाश की ओर बढ़ी। एक दूरी पर पहुंचते ही प्रकाश से एक किरण उतरी और मोहिनी पर गिरी। मोहिनी का शरीर हल्का कांपा। वह भयंकर दबाव में थी पर दांत भींचकर सहती रही। शिवम हर समय उस पर नजर रखे था। अगर मोहिनी को कोई खतरा होता तो वह तुरंत हस्तक्षेप करता। पहले भी कई लोग इस दबाव को सह न पाने के कारण यहीं गिर पड़े थे, इसलिए हर बार साथ में प्रोटेक्टर को भेजा जाता था। मोहिनी के नन्हे से चेहरे पर हट और दृढ़ता झलक रही थी। वह दांत भींचकर आगे बढ़ती रही।
कदम दर कदम हर कदम उसके लिए बहुत भारी था। जल्द ही उसका शरीर पसीने से भीग गया, चेहरे पर बूंदें टपकने लगीं। लेकिन मोहिनी ने हार नहीं मानी, वह लगातार आगे बढ़ती रही। थोड़ी देर बाद उसका छोटा शरीर और ज्यादा कांपने लगा, यहाँ तक कि उसकी त्वचा से खून रिसने लगा। शिवम ने हाथ नहीं बढ़ाया, उसे पता था यह मोहिनी की परीक्षा है। बस अगर वह सह गई तो उसका रूपांतरण होगा। जब तक उसकी जान को खतरा न हो, शिवम हस्तक्षेप नहीं करेगा। शिवम की निगरानी में मोहिनी आगे बढ़ती रही। गर्जन। अचानक मोहिनी के शरीर से एक असली ड्रैगन की गर्जना निकली और उसके शरीर पर एक वास्तविक ड्रैगन का धुंधला सा प्रेत प्रकट हुआ जो अद्भुत शीतलता फैला रहा था। अनुज एंड ड्रैगन बॉडी। शिवम की आंखें चमक उठीं। उसी समय सामने के उजाले से भी ड्रैगन की गर्जना हुई और फिर वह प्रकाश सीधा मोहिनी की ओर उड़ता हुआ आया और उसे ढंक लिया। धीरे धीरे वह प्रकाश एक वास्तविक ड्रैगन का रूप लेने लगा और उसका रूप मोहिनी से प्रकट हुए ड्रैगन प्रेत से लगभग समान था। रहस्यमयी ड्रैगन गर्जन प्रकाश से बना वह वास्तविक ड्रैगन मोहिनी के चारों ओर लिपट गया। मोहिनी मानो उसे महसूस कर रही थी। उसने पद्मासन लगाया, आंखें बंद की और गंभीर मुद्रा में बैठ गई। शून अचानक सामने से एक कंगन उड़कर आया और मोहिनी के सिर के ऊपर ठहर गया। विरासत स्टोरेज ब्रेसलेट। शिवम का दिल धड़क उठा और उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। फिर वो एक कदम बढ़ाकर उस प्रकाश के पास पहुंचा जहां जमीन पर एक बर्फसा सफेद ड्रैगन कंकाल पड़ा था। वास्तविक ड्रैगन का कंकाल, सचमुच। शिवम का चेहरा और भी खिल गया। असल में इस तथाकथित पूर्वज भूमि में एक प्रबल वास्तविक ड्रैगन गिरा था, परंतु ड्रैगन की आत्मा मरी नहीं थी। इसीलिए जब भी बख्शी फैमिली के शिष्य यहाँ आते, ड्रैगन आत्मा एक खजाना देती थी। मोहिनी के सिर के ऊपर लटक रहा ब्रेसलेट वही अनुज न ड्रैगन का स्टोरेज ब्रेसलेट था। स्टोरेज ब्रेसलेट स्टोरेज रिंग जैसा ही होता है जिसमें वस्तुएं सुरक्षित रखने के लिए विशाल स्थान होता है। और यह ड्रैगन अनुज न का ड्रैगन मोहिनी के शरीर से पूरी तरह मेल खाता था। इसलिए जब मोहिनी यहाँ आई तो इस ड्रैगन की आत्मा ने सीधा मोहिनी को विरासत दे दी। अब से जब अगली पीढ़ियों के लोग आएंगे तो उन्हें यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। शिवम ने एक नज़र डालते ही सब समझ लिया, यह मोहिनी का भाग्य था। लेकिन ये ड्रैगन हड्डी शिवम के लिए भी अनमोल थी। यह अनुज एंड ड्रैगन निश्चित ही अपने जीवन काल में होली रेल्म से ऊपर था, कम से कम ग्रेट होली रेल्म। चूंकि अब यह मिला था, शिवम इसे छोड़ने वाला नहीं था। उसने हाथ लहराकर ड्रैगन हड्डी समेट ली और मोहिनी के पास बैठ गया, आंखें मूंद कर इंतजार करने लगा। विरासत पूरी होने में अभी समय लगेगा। ड्रैगन का प्रेत मोहिनी के चारों ओर घूमता रहा और प्रकाश निरंतर उसके शरीर में समा रहा था। दिन बीतते गए, आधी महीना बीत गया। इस समय मोहिनी के चारों ओर घूमता हुआ ड्रैगन गायब हो चुका था। उसका शरीर अब एक भयंकर शीतलता फैला रहा था। अनुज न जल की नदी उसके चारों ओर बह रही थी। उसका शरीर विकसित हो गया है, अब वह एक श्रेष्ठ आत्मा शरीर बन गई है और लगभग दिव्य आत्मा शरीर के बराबर है और उसकी कल्टिवेशन भी एम्परर के छठे स्तर की चोटी पर पहुंच गई है। शिवम हैरानी से बोला, मोहिनी पहले केवल एक मध्यम धरती आत्मा शरीर थी, अब वह श्रेष्ठ धरती आत्मा शरीर बन चुकी थी और लगभग स्वर्गीय आत्मा शरीर तक पहुंच चुकी थी। यहाँ तक कि सेलेस्टियल एम्परर रेल्म भी उसके शीत से जमकर मर सकता था। और मोहिनी की कल्टिवेशन, जो पहले एम्परर छठे स्तर के शुरुआती चरण में थी, अब चोटी तक पहुंच चुकी थी। हालांकि वृद्धि बहुत बड़ी नहीं थी, पर अब उसकी साधना की गति अविश्वसनीय होगी। शिवम मुस्कुराया और इस भली लड़की के लिए खुश हुआ। गर्जन। अचानक एक गगनभेदी ड्रैगन गर्जना हुई। मोहिनी के शरीर से एक तेज प्रकाश फूटा जो आकाश को चीरता हुआ गहराई तक चला गया। पूरा क्षेत्र हिल गया। शिवम जानता था, विरासत का अंतिम चरण शुरू हो चुका है और अब रहस्यमयी ड्रैगन की आत्मा समाप्त हो जाएगी। लेकिन यह उस आत्मा की अपनी पसंद थी। बाहर पूर्वज भूमि के द्वार पर चारों परिवारों के मुखिया और योद्धा इंतजार कर रहे थे। यह क्या हो रहा है? इस बार उन्हें अंदर गए आधा महीना हो गया। पहले जो अंदर गए थे 3 दिन से ज्यादा कभी नहीं लगे, वे तुरंत बाहर आ जाते थे। अब क्यों इतना समय लग रहा है? कहीं सब अंदर मर तो नहीं गए? लोग तरह तरह की अटकलें लगाने लगे। चारों मुखियाओं के चेहरे भी गंभीर हो गए। गर्जन। अचानक पूर्वज भूमि से भयंकर ड्रैगन गर्जना गूंजी।
पत्थर की दीवार का भंवर चमक उठा और पूरी दीवार जोर से कांपी, फिर धमाके से फट गई। ये कैसे हुआ? अंदर आखिर हुआ क्या है? परिवारों के मुखिया चिल्लाए। तभी पूरे गुसु सिटी की चारों दिशाओं से 4 भयानक आभाएं उमड़ी। विशाल दबाव ने पूरे शहर को ढक लिया। फिर 4 आकृतियां हवा से उतरी। हर आकृति चमकदार पवित्र प्रकाश से ढकी थी। चारों तरफ से यश फैल रही थी। संत चारों बड़े परिवारों के पवित्र पूर्वज जाग गए। किसी ने दंग होकर कहा, चारों बड़े परिवारों के पूर्वज, एक एक संत पूर्वज भूमि के प्रवेश द्वार पर उतर आए। क्या हुआ? बख्शी फैमिली के पूर्वज ने पूछा। पूर्वज, हमें नहीं पता। मोहिनी और बाकी लोग अंदर गए आधा महीना हो गया है और अब तक बाहर नहीं आए, और अब यह अचानक बदलाव हुआ। बख्शी फैमिली का मुखिया बोला, पूर्वज, भूमि में परिवर्तन हुआ है, चलो देखते हैं। हाँ, अंदर चलो, बाकी परिवारों के संत पूर्वजों ने तुरंत कहा और आगे बढ़कर भंवर में प्रवेश कर गए। उनके पीछे पीछे परिवारों के मुखिया भी चले गए। हम भी चलें, बख्शी फैमिली के पूर्वज ने कहा, और बख्शी फैमिली का मुखिया भी उसके साथ अंदर गया। चारों परिवारों के संत और मुखिया पूर्वज भूमि में पहुंचे और उन्होंने शिवम और मोहिनी को पद्मासन में बैठे देखा। पर सबकी नज़र मोहिनी पर ही टिक गई। विरासत विरासत तो इसे मिल रही है। धिक्कार है। बाकी 3 परिवारों के संत पूर्वज गुस्से में चिल्ला उठे। उनकी आंखों में भयंकर हत्या की इच्छा चमक रही थी। तुम लोग क्या करने वाले हो? ये बख्शी फैमिली का अवसर है, क्या तुम दखल देना चाहते हो? बख्शी फैमिली के पूर्वज गरजे। कौन सा अवसर? ये तो मूल रूप से हमारे चारों परिवारों का साझा था। अब ये सारी विरासत अकेली पा जाएगी। आगे आने वाली पीढ़ियां खाली हाथ लौटेंगी। हाँ, और वो स्टोरेज ब्रेसलेट तो पूर्वज भूमि की धरोहर है, इसे जरूर लिया जाएगा और अंदर का खजाना 4 हिस्सों में बांटा जाएगा। बाकी संत पूर्वज एक एक करके बोले। बख्शी फैमिली के पूर्वज और मुखिया के चेहरे बिगड़ गए। ये लोग हद से ज्यादा दबंग थे। नियम तो यही था कि चारों परिवारों के युवा जो भी हासिल करते वो उनका अपना होता, विरासत समेत। पर अब ये पूर्वज ईर्ष्या में पड़कर सब छीनना चाहते थे। पूर्वज भूमि का रहस्य वे सब जानते थे, लेकिन पहले जब अनुज एंड ड्रैगन की आत्मा जीवित थी वे डरते थे। होली रेल्म के ताकतवर भी जब इसे लेने आए तो यहाँ मारे गए थे, पर अब उन्हें ये डर नहीं रहा। क्या तुम लोग चारों परिवारों के बनाए नियम तोड़ना चाहते हो? बख्शी फैमिली के मुखिया का चेहरा काला पड़ गया। नियम इंसान बनाते हैं, आज हम चाहें तो नए नियम बना सकते हैं। 4 बड़े परिवारों में से एक के पूर्वज ने ठंडी हंसी के साथ कहा, बिल्कुल, क्या तुम्हारा बख्शी फैमिली हमें रोक पाएगा? हाँ, सही समय है। एक और पवित्र भूमि का पूर्वज व्यंग्य से बोला। बख्शी फैमिली के पूर्वज और मुखिया दोनों के चेहरे बदल गए। दूसरों का इरादा साफ था, अगर बख्शी फैमिली अड़ा तो वे 3 परिवार मिलकर बख्शी फैमिली को खत्म कर देंगे। चर, बख्शी फैमिली के पूर्वज ने मुट्ठी भींची, फिर गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, स्टोरेज ब्रेसलेट के अंदर का खजाना हम चारों बांट लेते हैं, कैसा रहेगा? कुछ तो ठीक है, लेकिन वह लड़की विरासत ले रही है, हमें तुरंत उसे रोकना होगा। विरासत निकालनी होगी और 4 हिस्सों में बांटनी होगी। हाँ, फायदा बख्शी फैमिली अकेला नहीं ले सकता, बाकी पूर्वजों ने ठंडे स्वर में कहा। हद हो गई, तुम लोग बहुत ज्यादा जुल्म कर रहे हो। बख्शी फैमिली के पूर्वज गरजे जैसे एक क्रोधित शेर। उनकी आंखें अग्नि सी जल रही थीं। विरासत लेते समय अगर किसी को जबरदस्ती रोका जाए तो विरासत उल्टी पड़ती है और विरासत लेने वाला मर जाता है, विरासत भी निकलेगी नहीं। बिना आजमाए कैसे पता चलेगा? एक परिवार का पूर्वज तिरस्कार से बोला। सही कहा, कोशिश करो तो पता चल ही जाएगा, दूसरे पूर्वज ने ठंडी आवाज में कहा। उनकी आंखों में हत्यारी चमक थी। मोहिनी की जिंदगी मौत से उन्हें कोई मतलब नहीं था। वे नहीं चाहते थे कि बख्शी फैमिली पूरा उत्तराधिकार पाए, वरना भविष्य में बख्शी फैमिली उठ खड़ा होगा और बाकी परिवारों की जगह छिन जाएगी। उन्हें पता था कि अगर मोहिनी की विरासत बीच में रोकी गई तो वह मर जाएगी और विरासत भी व्यर्थ हो जाएगी। लेकिन उनका मकसद ही यही था, मोहिनी को मारना। अब बहुत हो गया, आज मैं अपनी जान देकर भी तुम्हें बख्शी फैमिली पर हाथ नहीं डालने दूंगा। बख्शी फैमिली के पूर्वज गरजे। उनके शरीर से भयानक आभा फूट पड़ी। मोहिनी की विरासत बख्शी फैमिली की आशा थी, वो उसे मरने नहीं देंगे।
बख्शी फैमिली का मुखिया भी उनके साथ खड़ा हो गया। ओ बूढ़े सु, अकेले तुम कुछ नहीं कर पाओगे, आओ मैं तुम्हें संभालता हूँ और उस लड़की को बाकी संभालेंगे। सिंह परिवार का पूर्वज ठंडी हंसी के साथ आगे बढ़ा, उसकी आभा बख्शी फैमिली के पूर्वज से टकराए। फिर चौहान फैमिली का मुखिया मोहिनी की ओर बढ़ा, बख्शी फैमिली के पूर्वज की आंखों में निराशा की झलक आए। चारों बड़े परिवारों के पूर्वज सब गोल्डन निर्वाणा स्तर पर थे, कोई किसी से कम नहीं, अकेले वह तीनों को नहीं रोक सकते थे। चौहान फैमिली का मुखिया तैलीय मुस्कान लिए मोहिनी की ओर बढ़ा, हालांकि वह थोड़ा सावधान था, कहीं अनुज न ड्रैगन आत्मा अब भी मौजूद न हो। जहां तक शिवम की बात थी, जो मोहिनी के पास बैठा था, उसे उन्होंने पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। आधे महीने पहले की प्रतियोगिता में भले ही शिवम ने जबरदस्त ताकत दिखाई थी, लेकिन वे उसे सिर्फ आधासन तीसरे चरण का मानते थे। उन्हें विश्वास था कि उसके आगे उनकी बराबरी नहीं। लेकिन तभी शिवम ने आंखें खोलीं, उनकी आंखों में ठंडी चमक थी। दफा हो जाओ, उनके मुंह से एक शब्द निकला, लड़के क्या बकवास कर रहे हो। चौहान फैमिली का मुखिया ठिठका, फिर हंस पड़ा, हटो नहीं तो मरोगे। शिवम की आवाज और ठंडी हो गई, वाह बड़ी बड़ी बातें करता है, चलो पहले मैं ही तुम्हें मार देता हूँ। चौहान फैमिली का मुखिया ठंडी हंसी के साथ शिवम पर झपटा। धड़ाम, उसी पल शिवम बिजली की तरह उठा और सीधा चौहान फैमिली के मुखिया पर झपटा। उसकी सारी रक्षा और आक्रमण एक पल में ढह गए। शिवम का पंजा उसकी गर्दन पर जा धंसा और उसे जमीन पर पटक दिया। धमाका, जमीन कांप उठी, एक गहरा गड्ढा बन गया। चौहान फैमिली के मुखिया की हड्डियां टूट गईं। शिवम की विनाशकारी शक्ति उसके शरीर में समा गई और उसकी आत्मा को चूर चूर कर दिया। तू बाकी स्टोरीज़ के भी एपिसोड आएंगे, बाकी सब के एक एपिसोड फ्री में हमेशा आते रहेंगे। आप लोग नई स्टोरी भी सुन सकते हो। मैं योद्धा नहीं हूँ, ये बहुत कंप्लीट स्टोरी है और इसके अप्रॉक्स 400 एपिसोड तक जाएंगे। 400 या 500 के नीचे ही रहेंगे एपिसोड, ज़्यादा नहीं एपिसोड हैं। फिर 1 महीने के अंदर हम लोग पहुंचा देंगे इसको जहां तक हम लोगों ने छोड़ा था। उसके बाद के एपिसोड भी आएंगे और इसी वाइस में आएंगे।